Okay, so let me share my screen again. Okay, so I hope you can see. तो इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको मैक्सिमम जर्मनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपको प्रोवाइड करना, ताकि इसके बाद आपको कहीं पे इंटरनेट पे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें एजेंडा रहेगा कि पहले बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा मेरे बारे में, और जर्मनी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, प्रोस कॉन्स, और मेरे उसमें क्या ओपिनियन है, और आपको कैसे एप्लीकेशन डालना है चाहिए और जिससे आपकी प्रोफाइल मैक्सिमाइज हो सकती है, और एडमिशन लेटर आने के बाद क्या वीज़ा प्रोसेस रहेगा, और वीज़ा के बाद कैसे क्या रहेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। तो अबाउट मी, मेरा नाम दीपक गर्ग है। मैं जर्मनी में 6.5 साल से हूँ। मैं अभी अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। कंपनी में एआई की कंपनी है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक पेन देखा है, एस्पिरेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपने लोकल कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, क्योंकि मेरी भी स्टोरी वैसी है। जब मैं इंडिया में अप्लाई कर रहा था तो मैं भी काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गया था, और उन कंसल्टेंट्स को सच बताऊं तो मैं जब से जर्मनी आया, और वो पहले जो बता रहे थे उसमें सच्चाई में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सेकंड, उनको आपके एडमिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ आपका पैसा चाहिए। तो ये उनका मोटिव रहता है, और उनको सिर्फ एडमिशन से मतलब है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रीन कैसे हटेगी। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि खुद से कैसे एप्लीकेशन डालना है, और प्रोसेस में क्या रहेगा, और ये जो पेनफुल जो जर्नी है, जो कंसल्टेंट्स जो जैसे एस्पिरेंट्स को लूट रहे हैं मतलब कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, उस चीज को हम हटाएंगे, उस चीज को समझेंगे क्या है। और यही मेरा विजन है कि कोई भी किसी कंसल्टेंट के पास जा रहा है, अ, किसी का कोई भी कंसल्टेंट के पास जा रहा है तो मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है सभी को, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और वो क्या करते हैं, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। वो कुछ कंसल्टेंट ऐसा करेंगे कि ना आपसे कुछ चार्ज भी नहीं करेंगे, और वो आपको कहेंगे एडमिशन दिला देंगे, उसके बाद आप पे कर देना ये और वो। ठीक है, तो वो जो गैप है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद जो रियलिटी दिखती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मैं वो आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मैं उससे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोज क्या है जर्मनी में आपको स्टडी करना, आपने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है। ठीक है, पहले हम जर्मनी के बारे में प्रोज समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है आने के, और वर्थ इट भी है या नहीं है ना। तो पहले बेनिफिट समझते हैं। तो जर्मनी के बेनिफिट्स हैं कि इसकी इकोनॉमी स्ट्रोंग है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज जो आप देखते हो, जैसे मैंने फोटो डाली है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो है ही नंबर 1, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह सारी कंपनी जर्मनी की है। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होगी, फिर मशीनरीज होगी, रोबोटिक्स की कंपनीज होगी, और केमिकल्स वगैरह हो गए, पेपर कंपनीज होगी, ये काफ़ी सारी जर्मनी में है। और अगर आपने एसएपी कंपनी का नाम सुना हो, तो एसएपी जो कंपनी है वो भी जर्मनी की है। तो इकोनॉमी अच्छी है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी अच्छी है, तो मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। अभी उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी बेटर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से कि ये मैटर मतलब ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है ना हमारी डेली लाइफ की, बिजली, हवा, पानी, और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, इंटरनेट वगैरह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी लाइफ उसके बाद स्टार्ट होएगी, वहां तक तो आपके पास चीजें हैं। तो उसके कौन सा आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि देखो, आप जब यहाँ पे आओगे तो आप जर्मनी के लोगों से तो इंटरेक्ट करोगे ही, बट और कंट्रीज के लोग भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे टर्किश रहते हैं, टर्किश हो गए, और
और जैसे चाइनीज, पाकिस्तान के, और ये कोई कोरियन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जनरली आपको मिल जाएंगे। तो कल्चर समझते हो, थोड़ी थिंकिंग समझते हो, वो चीज़ें हैं। फिर है सेफ्टी। सेफ्टी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना मैंने कभी सुनी है। जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर देते हैं तो थोड़ा सा ईस्ट जर्मनी में मैंने सुना है, बट वो भी कोई बहुत ही रेयर केसेस हैं। तो मैं सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में रात को खुद से, मतलब बीइंग, मतलब 2-3 बजे तक भी मैं आया हूँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और लेडी गर्ल्स के लिए भी पूरा सेफ है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, जैसे मान लो आप, इंडिया एक अपनी कंट्री है, उसमें सारे स्टेट्स भी कंट्री हों, और हमको ऐसे ट्रैवल करना है एक स्टेट टू दूसरी स्टेट, तो वैसे आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप बियर पीते हो तो जर्मन बियर्स आर वेरी ग्रेट। ग्रीन इनिशिएटिव में जो हमारा जितना भी रेन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह हैं, मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉजिटिवनेस, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, वो ग्रीन इनिशिएटिव में आ रहा है। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर अच्छा है जर्मनी का, ठीक है। ये है लिविंग इन जर्मनी। अभी मैं बात करूंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी के प्रोज में। तो और ये जो प्रोज मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये आपको जो लिखे हैं, अब इनको अगर हम दूसरे नजरिए से देखेंगे तो एक कौन्स भी यही बन जाएंगे, ठीक है। तो इस एक एक व्यू है देखने का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी जर्मनी से रिलेटेड। हाई क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेसर्स वगैरह सब कुछ सभी एजुकेटेड होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने की स्टडी आपको कोई गलत करवाई जाएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वैसे ही पढ़ाया जाता है। और लो ट्यूशन फीस है। आप हर सेमेस्टर एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है, वो पे करते हो, जो अराउंड अभी तक, मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। अराउंड इंडियन रुपीस में 10,000 से 40,000 तक है। उसमें आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप पूरे के पूरे स्टेट में या सिटीज में आसपास एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हो। बट अभी गवर्नमेंट और भी कुछ फैसिलिटीज लेके आ रही है ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में। 49 यूरो की एक टिकट आ रही है, उसमें आप पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो। बट तो उससे सेमेस्टर फीस और भी कम हो जाएगी। एक तो होती है सेमेस्टर फीस जो सभी को पे करनी है, वो मैंडेटरी है। बट एक होती है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो जनरली नहीं होती। सिर्फ एक स्टेट है जर्मनी में, बाडन वुटम्बर्ग करके, साउथ जर्मनी में। तो वहाँ पे 1,500 यूरो फीस है एवरी सेमेस्टर, और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अलग है। 1 यूरो अराउंड 90 रुपीज का है ऑन एवरेज, मतलब सारी कैलकुलेशन करने के बाद। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्यूशन फीस वगैरह क्या है, ठीक है। वेल रिस्पेक्टेड डिग्रीज की हर जगह वैल्यू है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कैरियर पर्सपेक्ट कैरियर पर्सपेक्ट में ऐसा है कि अगर आप स्टेम रिलेटेड कोर्स है आपका, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बाद में बताऊंगा अभी, बट फिर ये फिलहाल ये है कि वो ठीक है, अच्छा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज में एक्सेस टू टॉप एम्प्लॉयर्स, अगर आप आईटी फील्ड में हो तो गूगल, amazon वगैरह कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटरव्यूज की कॉल की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। तो जो मतलब एक एक थ्रेशोल्ड है, एक किसी चीज को एक्वायर करने का, या किसी चीज को, मतलब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अपने इंडिया में वो काफी हाई है। अगर गूगल वगैरह का आपको इंटरव्यू देना है तो आप टॉप टीयर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए यार वो। तो वो चीज यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में जब आप मास्टर्स कर लेते हो तो आप उसके बाद पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो। अभी थोड़ा सा, अब जब हम इंडिया में रह के सोचते हैं ना तो हमें लगता है यार हमें और नहीं पढ़ना, ठीक है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं, मतलब जमती, सच कहूँ तो। बट जब आप थोड़ा रियल लाइफ, थोड़ा लाइफ में थोड़ा सीरियस होते हो ना, तब आपको मास्टर डिग्री करने के बाद कई बार क्लिक करता है कि शायद रिसर्च कर लूँ मैं, मतलब ये ऑप्शन है। और खासकर अगर आईटी फील्ड को थोड़ा मैं निकाल दूं,
कुछ फील्ड में जैसे जॉब लगती ही नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो उस केस में भी थोड़ा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा और भी ज़्यादा फिर अच्छी दिखने लग जाती है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, आप किसी भी जैसे क्लास में जाओगे तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आपका नेटवर्क अच्छा बन सकता है अगर आप अ, बात करने में अच्छे हो तो। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ अच्छी है, डिपेंड कि आप कितना घुलना मिलना चाह रहे हो किसी से और कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इवेंट्स वगैरह में। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी में ना एक एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो जिसको आस्था बोलते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इवेंट्स वगैरह में, इंग्लिश में, जर्मन में दिक्कत आ रही है लैंग्वेज में तो वो चीज़ों में। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडिंग, इसमें ऐसा है कि आप जब मान लो मास्टर डिग्री में कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको मान लो बंच ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, आप उसमें से चूज कर सकते हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। कुछ यूनिवर्सिटीज में होगा कि ये पढ़ने ही पढ़ेंगे, कुछ में होगा फ्लेक्सिबल होगा, कुछ में होगा कि कुछ मैंडेटरी है, कुछ फ्लेक्सिबल है। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। और आपके वही मतलब करिकुलम कह सकते हैं आप, करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में है। लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज, जर्मन लैंग्वेज तो देखो आपको सीखनी ही पड़ेगी, सच कहूँ तो मैं, मे बी अगर आप ITCS के हो लाइक मी, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। बट उस केस में आपकी स्किल होनी चाहिए, बहुत हाई अच्छी स्किल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, फिर वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग में फिर काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छा अपनी अपनी प्रोफाइल में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, ये थोड़ा मैं कौन्स में ही बोलूँगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज, इसको आप ऐसे देख सकते हो जैसे मैंने अभी कवर भी किया है कि मल्टी कल्चर में कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो डिफरेंट कंट्री से, तो थोड़ा मेंटेलिटी का जो फर्क है, थोड़ा सा माइंडसेट जिसे बोलते हैं हम, तो वो समझ में आता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा किस तरीके से सोचता है। और कुछ प्रॉब्लम जिसको हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम भी है दूसरों के लिए। और जिसको हमें कुछ चीज ऐसी होगी जो हमें लगेगा कि अरे ये तो हम एज्यूम करके मान के चलते हैं, वो तो पता ही होगी सामने वाले को, तो उसमें काफी डिफरेंस मिलेगा। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, मैंने बताया कि प्रोफेसर्स आर वेरी क्वालिफाइड। स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज, मोस्टली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज है ना, तो वो यूनिवर्सिटीज के नाम है ना सिटीज के ऊपर रखे गए हैं। और मोस्ट ऑफ द सिटीज में स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो स्टूडेंट के मतलब दुनिया चारों तरफ घूम रही है, तो इसलिए उनको मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट कर रखा है ट्रांसपोर्ट में, म्यूजियम्स वगैरह में काफी चीप टिकट्स मिल जाती हैं, और काफी जगह फैसिलिटीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिल जाते हैं। अगला है सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ना यहाँ पे थोड़ा सा महत्व देते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे जहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरी सिटी में क्या है, यहाँ पे स्पेशल एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है जहाँ पे आप अपना आइडिया पिच कर सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे फंडिंग्स वगैरह में। आप फाउंडर को फाउंडर ढूंढ सकते हो, मैनेजर्स वगैरह ढूंढ सकते हो, और एक आइडिया पे पिच कर सकते हो। अराउंड आपको 1 CR इंडियन रुपीज में बोलो तो मैं 90 लाख रुपीज के आसपास आपको फंडिंग का वो बेनिफिट्स करवाते हैं, और भी कई स्कॉलरशिप देते हैं ताकि आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हो उस आइडिया पे काम करते वक्त। वो ऐसा एकदम से नहीं होता है कि आपको एकदम से दे देंगे 90 लाख रुपए, मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है कि कुछ मैनेजमेंट में कुछ ऐसे। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ट्रेडिशन, वही सेम घूम फिर के वही बात है कि एकेडमिकली अच्छा है चीजें। एकेडमिक ट्रेडिशन में थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि ना, यहाँ पे एजुके स्टडी को थोड़ा सा काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो थोड़ा एकेडमिकली उनके बारे में इवेंट्स वगैरह, जॉब फेयर वगैरह, वो चीजें रखी जाती है। जैसे एक चीज ये है, जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह चीजें नहीं होती, तो यहाँ पे एकेडमिक्स को मतलब बढ़ावा देने के लिए तो जॉब जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज दिखाई जाएगी। तो जॉब फेयर होंगे होंगे अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज होंगे। तो हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में,
जो प्रमोट करते हैं कि ठीक है, एकेडमिक को भी बोल सकते हो और कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस में करना है तो एक कंप्यूटर साइंस ही है, उसमें आप अलग अलग फील्ड हो सकती है, मान लो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। डाइवर्सिटी मतलब कि प्रोग्राम्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एनिमेशन का हो गया, मीडिया का हो गया, बट वो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो ये मेरी प्रोज जो मैंने आपको बताया। और अब इनमें से ही ना, अब आपको चीजें समझ में आएगी, कुछ पॉइंट वे कॉन्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक म्यूट करके आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्स क्या है जर्मनी में स्टडी करने के। सॉरी, ये गलत लिखा गया। अ, उसके बाद अभी सेकंड है लैंग्वेज बैरियर। अब जो वो कॉन्स में, प्रोज में था कि आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा, मतलब वो चीज़ है। अब लैंग्वेज बैरियर वही कॉन्स में हो गया कि अब आपको सीखनी पड़ेगी एक लैंग्वेज, और जर्मन इज नॉट इजी लैंग्वेज। मतलब वो भी सब्जेक्टिव आंसर है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, आपको सीखना पड़ेगा और वो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, जो मेरे को सबसे ज्यादा इन पूरी लिस्ट में अब इशू लगता है कौन से, वो है मेडिकल अपॉइंटमेंट इश्यूज। अगर आप बीमार हो तो जनरली आपको अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिलती। डॉक्टर्स बोलेंगे वी आर नॉट टेकिंग न्यू पेशेंट्स। ठीक है, 3 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना, या फिर इमरजेंसी में जाओ। और इमरजेंसी में वो पेन किलर या फिर पैरासीटामोल के सिवा कुछ देते नहीं है। या फिर बिल्कुल ही आप अपाहिज हो या मतलब बड़ी चोट खाओ, तो फिर या एक ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। ये है, या फिर थोड़ा जर्मन आती हो थोड़ा सा, उसमें आपको ईज हो सकता है। थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का है इधर थोड़ा ड्रामा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद ही मिलेगी, मतलब मल्टीपल ट्राइज के बाद 1-2 दिन बाद भी मिल जाती है। ये सब्जेक्टिव आंसर है, बट जनरली ये पूरे ऑल ओवर द जर्मनी ये इशू है, ऑल ओवर द यूरोप कहूंगा मैं, ये इशू है। हाई लिविंग कॉस्ट, हाई लिविंग कॉस्ट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप यहाँ कमा रहे हो तो आपको कॉस्ट नहीं लगेगी, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा। बट अगर आप नहीं कमा रहे, पार्ट टाइम वगैरह भी नहीं कर रहे, तब आपके लिए ऑब्वियसली ये हाई लिविंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है, मैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि आपकी लिविंग कॉस्ट क्या रहेगी जनरली। अगर आप इधर हो, मतलब एवरेज सिटी लेता हूँ तो मैं आपकी जो कॉस्टिंग रहेगी 600 यूरो से अराउंड रहेगी, 500 to 700 यूरो के आसपास। बिगर सिटीज में हो, बर्लिन वगैरह में हो, हैम्बुर्ग में हो, डुसलडोर्फ, क्योल, मतलब जो फ्रैंकफर्ट वगैरह, म्यूनिक वगैरह, वहाँ पे आपको 1000 यूरो तक जा सकता है आपका बजट। बट आपको एक चीज और भी सब नहीं जरूरत है, अगर आप बड़ी सिटी में रहोगे हालांकि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो और वहाँ पे फिर वो प्रपोर्शन के हिसाब से सैलरी का जो पर आवर बेसिस होता है वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा है कि अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो मेन टेक्निकल जॉब मिलना आपकी फील्ड में, जैसे आप मैनेजमेंट में हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज हो। एक्सेप्शंस आर देयर कि इंग्लिश में भी जॉब मिलती है कुछ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, बट देन दे बिकम कॉम्पिटिटिव। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, थोड़ा सा सरकारी काम थोड़े से स्लो होते हैं और पेपर्स के थ्रू होंगे, बहुत सारे कागज कागज आपके घर पे आएंगे। और अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ काम, सारा काम यहाँ पे अपॉइंटमेंट के थ्रू होएगा। और किसी को आप फोन करोगे कोई फोन नहीं उठाएगा जनरली। ठीक है, और ईमेल के थ्रू होएगा और आपको ईमेल का रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, कितने भी दिन लग सकते हैं, तो वो थोड़ा सा इधर, बट इससे आप अडेप्टिव हो जाओगे। वेदर, किसी को वेदर थोड़ा हार्श लगता है। अभी वेदर में अराउंड 7 मंथ्स विंटर रहेगी, तो सब्जेक्टिव। कल्चर शॉक, कुछ चीजें जो हमने बचपन से, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आके वो चीज देखते हैं तो थोड़ा शौक सा लगता है कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, मतलब वो हो गया। और एकेडमिक रिगर, एकेडमिक एजुकेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है,
इट्स नॉट इजी कि आप आओगे और एकदम से पेपर लिखोगे और हो जाएगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, देन वो आपसे क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, और आप स्किल बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। और काफी सारी चीजें बेस में भी ली जाएगी कि आपको ये चीज पता होगी, क्योंकि बैचलर में जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके बेस पे वो कि आपको ये चीज तो आती ही होगी। तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट इसमें मैं ये कहूंगा कि नियत से पढ़ोगे तो निकल जाएगा। और एवरेज ड्यूरेशन जो स्टडी का है इधर 2 साल नहीं है, अराउंड 3 इयर्स है। चाहे आप आईआईटी के हो चाहे आप एनआईटी के हो, अराउंड 10 से 20% स्टूडेंट ही होंगे जो आपको 2 साल में मिलेंगे जो कर लेते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है और कोर्स टू कोर्स भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एवरेज 3 इयर्स लेके चलना। और इसके पीछे एक रीजन और भी दे देता हूँ मैं। रीजन ये है कि यहाँ पे 2 इयर्स की स्टडी, मतलब ऐसा पूरा करने से जो अपने इंडिया में माइंड सेट है कि नालायक होगा, मतलब ही इज अ डफर समथिंग लाइक दैट, कि तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टाइम लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, पूरा सेमेस्टर ब्रेक लेते हैं। और एक सेमेस्टर एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज भी होती है कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके भी आप स्टडी कर सकते हो। और लिमिटेड स्टूडेंट सपोर्ट, अभी वही कि ठीक है आपको इंग्लिश में बता दिया बट स्टिल एवरीथिंग विल बी इन जर्मन। मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इन जर्मन। पीपल कैन स्पीक इंग्लिश एंड नॉट लोकल पीपल, आई वुड से स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर आप मेजर बिगर सिटीज में हो तो वहाँ पे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं इजीली। स्कॉलरशिप्स के मैं इसलिए आपको कौन सा बोल रहा था, जनरली स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलती, मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगी अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और स्कॉलरशिप्स की सच बताऊं तो जरूरत कम ही पड़ती है, क्योंकि मतलब वो क्या कह रहे हैं, मतलब आप जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि आप अपना खर्चा तो निकाल लो कम से कम। मतलब सब कुछ तो फ्री दे ही रहे हैं हम आपको, जर्मन जर्मन सब कुछ फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे हैं। और स्टडी भी ऑलमोस्ट फ्री कर रखी है, ट्रैवल फ्री कर रखा है। तो स्कॉलरशिप्स की जनरली जरूरत नहीं पड़ती सच बताऊं तो। और थोड़ा बहुत अगर आप पार्ट टाइम करोगे आपका मंथली एक्सपेंस आराम से निकल जाएगा। और कितना आप अर्न कर सकते हो मैं थोड़ा सा आपके आगे और बताऊंगा पार्ट टाइम के थ्रू। लिमिटेड डाइवर्सिटी लिमिटेड डाइवर्सिटी में यही है कि आपको जनरली जो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंटरनेशनल, वो खासकर एशियन कंट्रीज के मिलेंगे। मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे, इंडियंस, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, चाइनीज, और कुछ ईरान के, मतलब ऐसे ही अरब अरब कंट्रीज के, टर्किश, बस यही है मतलब। तो थोड़ा सा इसलिए लिमिटेड डाइवर्सिटी कह सकते हो आप। हाउसिंग शॉर्टेज है, हर सिटी में मारा मारी है, घर नहीं है यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, इंटेंस कंपटीशन, वही इंग्लिश की जॉब्स कम है। लिमिटेड सोशल एक्टिविटीज ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी जनरली जो भी है वो जर्मन में होगी, तो इंग्लिश अगर जर्मन नहीं आती होगी तो फिर वो और भी कम हो जाएगा। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, लॉन्ग स्टडी प्रोग्राम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज किस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट के हो फॉर एग्जांपल, या कुछ भी मैनेजमेंट हो गया, या मान लो मैकेनिकल के ही हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और अगर आपको जर्मन नहीं आती ना तो ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही स्लिम चांसेस है आपके जो जॉब लगने के। और उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी है अगर जर्मन आती भी है तो। मैनेजमेंट में पॉसिबिलिटीज है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसकी क्लास में अराउंड 12-30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमबीए की थी। उसमें से 6 पता नहीं 12 बच्चों की जॉब लगी थी और बाकी के सभी को इंडिया वापस जाना पड़ा था। तो थोड़ा सा, और थोड़ा लक भी चलता है, थोड़ा सा आपकी स्किल सेट क्या सीखा है क्या पढ़ा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे यहाँ पे। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, जर्मन्स जनरली थोड़े रिजर्व्ड हैं, वो आगे बढ़ के आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। ठीक है,
मे बी अगर आप बात करोगे तो आपसे बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे आप, मतलब पीपल आर वेरी गुड। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम से उनके फ्रेंड सर्कल में घुस जाओगे या बन जाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है अगर आपको जर्मन आती है, कि मेरे जर्मन फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मोस्टली टाइम स्टडी स्टडी ही दिमाग में रहता है। बट एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा आप ऐसा है कि आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो, खुद से घूम सकते हो, ये चीजें हैं। डिफिकल्टी फाइंडिंग पार्ट टाइम वर्क, वो है छोटे शहरों में। ठीक है, अगर आप छोटे शहर में हो और आपकी वही डिग्री अगर आईटी में नहीं है, सीएसआईटी में नहीं है, तो फिर आपको मैनुअल जॉब करनी पड़ेगी, जैसे कि पैकेजिंग का हो गया काम, डिलीवरी वगैरह होगी, अगर आप उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। और ऐसे ही मतलब मान लो रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया, कुक का हो गया, बैक एंड में कुक हो गया। और कुछ जगह वहाँ पे वेटर का काम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बता रहा हूँ, उसमें भी उस जर्मन आनी चाहिए वरना नहीं मिलता वो भी। ठीक है, ओके। डिफिकल्टी एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, सच बताऊँ तो ये प्रोज में ही कहूँगा मैं। अ, मतलब इसका दो मतलब है। एक्सपेक्टेशन की थोड़ा सा जनरली कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि टॉप ग्रेड मिले, थोड़ा सा ग्रेड के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि पीएचडी अगर आपको फ्यूचर में करनी है तो थोड़ा सा ग्रेड को प्रेफरेंस दी जाएगी, और रिसर्च पेपर्स वगैरह आप कैसा लिख रहे हो। और लॉ में ऐसा है कि स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि बस निकल जाए, कोर्स निकल जाए, पास हो जाए। तो वैसा है, दोनों देखने वाली नजरिए हैं। अभी तक किसी का डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग नहीं है किसी का। माई वर्डिक्ट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है कि अगर आपको जर्मनी में आना है, ठीक है, अगर आपको स्टडी करना है, एक्चुअल में करना है, ठीक है, मतलब टाइम पास के लिए नहीं आ रहे, तो स्टडी के लिए आओ। ठीक है, वर्क के लिए आओ, वर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको जर्मन सीख लोगे, हाई प्रोबेबिलिटी आपकी जॉब लग जाएगी। कुछ जॉब तो ऐसी है जिसमें बस वो कहते हैं कि आपको जर्मन आती है, आप आ जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा बिगर पोजीशन में इवन सीएसआईटी में, या सीएसआईटी में भी ऐसा है कि मान लो 10 जॉब हैं जिसमें से 4 या 5 इंग्लिश में हैं, तो अगर आपको जर्मन आएगी तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा खुल जाएंगी, तो वर्क की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपके लिए। जर्मन इज मस्ट, ऑलमोस्ट मस्ट कहूंगा मैं, एक्सेप्ट इन आईटी और सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिक ई इंजीनियर बोलते हैं जिसको, वो भी एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज जर्मन तो सीखनी पड़ेगी। और कुछ मैनेजमेंट की इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो जॉब दे देती है थोड़ी बहुत। और थोड़ा सा अगर आप बियॉन्ड मनी सोचना चाह रहे हो, ठीक है भाई, ठीक है, वर्क मैं कह रहा हूँ जॉब प्रोबेबिलिटी आपकी लग जाएगी। थोड़ा सा अगर आप बियॉन्ड मनी सोचोगे कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको थिंकिंग समझ में आएगी, आपको आप अपने बारे में जानोगे। सच बताऊं तो मैं, क्योंकि आपके पास दुनिया भर का टाइम मिलेगा आप अपने आप को जानने, क्योंकि आप अकेले ही रहोगे यहाँ पर, और आप अपने ऊपर फोकस कर पाओगे। आप के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा सा अलोन अलोन होता है इंसान, तब थोड़ी निकल के आती है। और फ्रेंडशिप समझोगे आप क्या है, मतलब वैल्यूज समझोगे, काफी वैल्यूज आएंगी। तो अगर आप बियॉन्ड मनी सोच रहे हो तो आप, मैं बहुत रिकमेंड करूंगा। और कल्चर को समझोगे, थोड़ा सा माइंड सेट समझोगे, तो उस केस में आप आओ। ठीक है, तो ये तो मेरे पॉइंट है। और कुछ पॉइंट्स जो मैं कंसीडर करूंगा कि कुछ, क्योंकि ना कई बार सेल्फ डाउट रहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर या जाऊंगी वहां पर तो मैं लायक हूँ या नहीं हूँ, मेरा क्या होएगा उधर, पता नहीं, घर पे तो सारे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, या सेल्फ डाउट रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उधर एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा मैं अपना। अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो आप सरवाइव कर जाओगे। ठीक है, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की इच्छा है तो दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहोगे, कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आप अपनी तुरंत में सिटी चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैंने देखे हैं लोग कि काफी रिजिड रहते हैं, नहीं हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। यहाँ पे कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं है, सभी को सेम रिस्पेक्ट मिलती है। इवन
सॉरी, इवन जेनिटर्स भी हैं जो काम वाले आते हैं, उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है, मे बी पोजीशन वाइज, बट वैल्यू सभी की सेम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जुगाड़ कर लेते हैं, मतलब जुगाड़ इज लाइक वर्ड की कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेते हैं और उनको प्रेफरेंस भी मिल जाते हैं, उनको आइडिया हो जाता है वो कुछ ना कुछ, या उनको सिटी चेंज करनी पड़ती है कई बार कुछ केसेस में, तो वो भी कर लेते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप अर्न कर पाओगे, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं आना। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपकी आपकी लिविंग पे कोई दिक्कत नहीं आनी है, आप बहुत सेव ही करोगे इन दी एंड, इवन पार्ट टाइम में भी, ठीक है। हाँ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है ना, तो आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत रेगुलर में आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो आपको आना है नहीं आना। मैं नहीं कहूंगा नहीं आओ, डॉक्टर्स आर गुड, बट वो अपॉइंटमेंट वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी है। और सेकंड, थोड़ा सा है ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता डॉक्टर से, मतलब इलाज तो अच्छा करते हैं, बट एक वो मतलब है ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे दे कि हाँ, मतलब ऐसा होगा कि आप गए हो डॉक्टर के पास, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और कहेगा 6 वीक के बाद आना, 8 वीक के बाद आना, 3 महीने बाद आना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, ज्यादा ही हैं, तो थोड़ा सा सोच सकते हो। और हेल्थ इशू प्लस में फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो 2-3 बार सोच लेना, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही आप लोन पे आ रहे हो और हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, और मतलब सिचुएशन आपकी बहुत ग्रीन, बहुत ही क्या ही बोलते मतलब सैड टाइप की मान लो, मतलब तो उस केस में आप सोच सकते हो, ठीक है। एक आप सूडो इंट्रोवर्ट हो, आपको लगता है कि आप अपने अपने आप में रह सकते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, जो काफी लोगों को वहम है अपना, ठीक है। तो आप ये आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, पर्सनल टाइम। तो अगर आपके ऊपर कोई फेक पर्दा लगा हुआ है ना, तो उसको हटा देना, क्योंकि यहाँ आपको आपको रियलिटी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले ही होगे। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अगर आपको इश्यू है तो वो थोड़ा सा सुधार के आना, ताकि आप थोड़ा लोगों को अप्रोच कर पाओ। अ, तो वो चीज थोड़ा सा मेरी साइड से मैं आपको बताऊंगा। एक है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा है ही आपके पास, एफ्लुएंट हो आप, ठीक है, तब आप जर्मनी में बेशक से मत आओ, तब मैं आपको कहूंगा आप यूके चले जाओ, क्योंकि थोड़े से चैलेंजेस इधर ज्यादा है, ठीक है। मतलब मेरा वर्डिक्ट है, बट आप बट जर्मनी इज वेरी ग्रेट कंट्री बाय द वे, ठीक है। अ, तो उस केस में अगर आपको पैसा बहुत ज़्यादा है और आपको जर्मन वर्मन नहीं सीखनी, और आपकी कोर्स भी मान लो स्टेम नहीं है, तो फिर थोड़ा सा आपको सैड ही फील हो सकता है इधर, वो भी सब्जेक्टिव आंसर है। तो आई होप कि अभी तक किसी का कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। किसी का है कोई डाउट? नहीं? एक बार पानी पी लूं। और मैं आपको नहीं कहूंगा, जितने भी कौन से सच में मायने नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि ऐसी चीजें आने वाली है। ये डेली लाइफ में मैटर नहीं करती, सच बताऊं तो मैं शुरू में आपको सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा सा देखो, वो लैंग्वेज वाला इशू तो रहेगा ही, जब तक आप सीख लोगे तो बढ़ जाएगा। और ये सारी चीजें जो भी है ना, आप अडेप्टिव हो जाओगे इन चीजों से। आपको एक दो बार ही, जैसे मान लो ब्यूरोक्रेटिक का मैंने बताया, अब आपको डेली डेली थोड़ी वीजा ऑफिस में जाना है, आपको 1-2 दिन जाना है, ठीक है, अगर साल में कभी 1-2 दिन तकलीफ हो भी रही है तो कोई खास बात नहीं है। तो ये इस तरह की हाउसिंग शॉर्टेज है, अब आपको मिल तो जाएगा ही, कुछ तो मिल ही जाएगा, थोड़ा महंगा मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है, ये आपकी स्किल सेट पे भी डिपेंड करती है कि आप लोगों से कितना इंटरेक्ट कर सकते हो, कितना इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बट ओवरऑल मैं सीरियसली कहूँ तो ये बस जस्ट आपको अवेयरनेस के तौर पे मैंने बताए हैं, ठीक है। हर एक चीज का देखने का नजरिया है, उसको प्रोज में देख लो या कॉन्स में देख लो, ठीक है। ये मोस्टली चीजें जितने मैंने आपको प्रोज में बताया, आप इनको कॉन्स में देख सकते हो, तो इनको अपॉर्चुनिटीज में देखना है तो प्रोज में देख सकते हो, ठीक है। अभी अब मैं आपको थोड़ा सा जो कॉमन
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के आते हैं जो आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं उससे रिलेटेड एक बार दोबारा बता रहा हूँ। और कुछ चीज़ें मैं इनमें कवर कर चुका हूँ, बट स्टिल आपको देखो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 12 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है, 12 लाख रुपीज, ठीक है। और रिकमेंडेड है 15 लाख, ठीक है। उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंस थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। जैसे ब्लॉक अकाउंट आपका होएगा, ब्लॉक अकाउंट क्या है, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा तो आपको जर्मनी में आपको पैसा एक एक फंड आपको एक अकाउंट में डालना पड़ता है, जर्मन बैंक अकाउंट में। और वो ब्लॉक हो जाता है एक एक साल के लिए, ठीक है। वो आप गवर्नमेंट को ये कह रहे हो कि आई कैन फाइनेंस माई लिविंग हियर, ठीक है। तो वो 11,208 यूरो है, 11,208 यूरो इस साल में 2023 में, जो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 10 लाख रुपीज हैं। और अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे आप एप्लीकेशन करोगे, एपीएस एक सर्टिफिकेट है जिसमें आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करोगे, वीजा वगैरह की फीस होगी, फ्लाइट की फीस होगी, तो इसमें अराउंड लाख लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लाइट। फ्लाइट में अब ऐसा है कि अब आपने किस टाइम पे बुक कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, तो वो उस वजह से थोड़ा वेरी कर रहे हैं रेट, ठीक है। तो ये कोई हार्ड वो नहीं है, तो इसलिए 12 लाख रुपए आपके लगभग लग ही जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको सरप्लस में भी पैसा चाहिए, थोड़ा सा आपको शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं बैकअप मनी के तौर पे थोड़ा 2-3 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हो। और जैसे क्या होगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जर्मनी में आते हो तो आपको एकोमोडेशन जब लेते हो, जो आपका रहने का घर या कमरा जो भी रहेगा, तो उसमें क्या है कि आपको ना सिक्योरिटी मनी देना होता है, ठीक है। वो जनरली ट्वाइस ऑफ योर रेंट होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेंस को मंथली एक्सपेंस को थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। आपका जनरली एकोमोडेशन रहेगा 300 यूरो से 500 यूरो तक, ठीक है। और अगर अगर आप ईस्ट जर्मनी में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा चीप मिल जाएगा आपको, अराउंड 30-40 यूरो के आसपास चीप मिल जाएगा पर मंथ। बर्लिन में जाओगे अराउंड 700-1000 यूरो, 600-2000। और वो तब है अगर आपको स्टूडेंट का एकोमोडेशन मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट का अकोमोडेशन सभी को नहीं मिलता, उसको यहाँ पे डॉर्मेट्री बोलते हैं। मैं जितना हो सकता हूँ को कीवर्ड्स कवर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज आपको अवेयरनेस हो काफी सारी चीजों की। तो एक्सपेंस से रिलेटेड यही था। और तो खाने पीने का 100 से 200 यूरो आपका खर्चा आएगा। 120-25 यूरो का आपका पर मंथ का इंश्योरेंस है। और यूटिलिटीज वगैरह मान लो अराउंड 20-30 यूरो पर मंथ का वो मान लो। और 20 यूरो के आसपास आपको रेडियो टैक्स भरना ही है हर महीने, तो उसका भी कोई वो नहीं है। तो ये इन दी एंड आपको 500 से 700 यूरो बैठता है अगर आप एवरेज सिटी में हो तो, ठीक है। एक मेरा पास क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एमबीए मैनेजमेंट कोर्स जिसे एमआईएम बोलते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, और एमबीए, तो आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह में आपको जर्मन इज लाइक ऑल मस्ट मस्ट थिंग, ठीक है। जर्मन नहीं है और बहुत ही ज्यादा आपके पास फिर मान लो बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है, थोड़ा लक भी है, थोड़ा इंटरनेशनल कंपनीज में आपकी लग जा रही है, तो आपकी जॉब लग सकती है एमबीए से या मैनेजमेंट कोर्सेज से। विदाउट जर्मन वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और एमबीए की फीस काफ़ी ज़्यादा है, एमबीए इज़ नॉट फ्री। एमबीए की फीस अराउंड 40,000 यूरो तक है, 60,000 यूरो भी है, और इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो अगर आपको एमबीए करना है तो 2-3 बार सोचें कि आपको करना है इधर से ही करना है, क्योंकि इवन अगर आपको जर्मन आती भी है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो स्टिल एक नेटिव जर्मन को चांस देंगे या इंडियंस को चांस देंगे। दो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। और तुम एमआईएम कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, जो मैनेजमेंट कोर्स अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप मैनेजमेंट कोर्स कर लोगे। यहाँ पे हर एक चीज रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, आपके पास वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तभी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और कुछ एक्सेप्शन केस में आपको कंडीशनल एडमिशन मिल जाता है, जिसमें आपने मान लो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे बट आपकी डिग्री काफी मैच हो रही है, ठीक है।
तो उस केस में आपको मैनेजमेंट हो सके, वो कोई भी फील्ड हो सकती है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल मैच हो रही हो। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अराउंड 3 इयर्स रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 2-2.5 साल में कर पाते हैं। ठीक है, और 2.5 साल में भी कर लेते हैं, मतलब वो परसेंटेज ऑफ पीपल कम रहेंगे। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर तो मैनेजमेंट या एमबीए वाला कौन सी यूरोप कंट्री से ज़्यादा अच्छा आपके हिसाब से होगा? एमबीए ना पूरे यूरोप में ऐसा है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, आपको नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, मतलब देखो इंटरनेशनल जो कंपनीज है ना वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। मेरा इवन एक खुद फ्रेंड है, वो जो जॉब कर रहा है वो इंग्लिश में है, बट स्टिल उसने B1 जर्मन तो सीख रखी है, मतलब बी वन जर्मन रिक्वायरमेंट होती है। और मतलब है ना, ये काफी वो है कि थोड़ा सा लक बेस भी है। जैसे अब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जो मेरे एमबीए करवाती है, और एक यस सर। WHU यूनिवर्सिटी है, तो वो काफी वैल्यूएबल है। बट मतलब मेरा पॉइंट उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि आप फीस जब दोगे 30-40 लाख रुपीस या उससे ज्यादा, तब उस केस में तो मतलब थोड़ा सा सोच विचार के आओ तो बेटर है। देखो एड जॉब का ऐसा है कि मेरे को इस लाइन के बारे में इतना ही पता है कि जॉब थोड़ा, जब तक अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं होगी तो नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और बाकी आप जो पोर्टल्स है, जैसे मैं आगे भी बताने वाला था बट अभी आपने पूछा है, बता देता हूँ। जैसे पोर्टल्स है, आप स्टेपस्टोन है, ग्लासडोर है और इंडीड है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे चेक यस। करो कि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट जर्मन है या नहीं है। देखो ओके। यूनिवर्सिटीज की काफ़ी वैल्यूज है, अगर आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटीज की नाम लोगे तो काफ़ी वैल्यू है। EU बिजनेस स्कूल है, और WHU ऑटो बाइशाम करके यूनिवर्सिटी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में है। होक्सचुले ब्रीमेन है। तो यूनिवर्सिटीज तो हैं। यूनिवर्सिटी जैसे अगर आप दूसरे कंट्री में कहोगे, यूरोपियन में, जैसे आप पेरिस में जाओगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी HEC पेरिस है, बट उसकी फीस कितनी, यहाँ पे देखो 90,000 यूरो फीस है उसकी। तो 90,000 यूरो मतलब कि अराउंड 90 लाख रुपीज मान लो उसको, और एक्सक्लूडिंग लिविंग है वो। यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये भी है, देखो आपकी उसके बाद ऑब्वियसली बहुत वैल्यू तो हो ही जाएगी अगर आपके HEC पेरिस में होता है तो, क्योंकि वो नंबर 1 में आती है, आई गेस यूरोप में नंबर 2, मतलब टॉप 10 में आती है। और फिर उसमें एडमिशन भी होना आसान बात है या नहीं है, और इतना फाइनेंस कर पा रहे हो नहीं है, मतलब वो सारी चीजें, मतलब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो फिर भी शायद यूके सोचूंगा जाने के लिए, एमबीए के लिए, यूके या फिर US या कनाडा। मतलब बाकी आप देखो अपनी इस चीज के ऊपर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। मैंने यस। की नहीं है थैंक एमबीए, यू। तो मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ। मतलब जितना मेरे को पता है मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सर। ओके, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी मैं आपको बता चुका हूँ, जॉब हो गया। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ये क्या है? ड्यूअल डिग्री भी हो सकता है, इसमें ट्रिपल डिग्री भी होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, उस उस यूनिवर्सिटी के मान लो 1 या 2 कंट्री से टाई अप होंगे, तो आप क्या करोगे पहले, फिर उसमें उसमें ऑर्डर भी दे रखा होगा कि पहला सेमेस्टर आपको इस यूनिवर्सिटी में करना है, दूसरा इधर करना है, बाकी 2 इधर करने हैं, ऐसा। तो ट्राई कंट्री भी हो सकता है, अगर 2 कंट्री में तो ड्यूअल, 2 कंट्री में तो दोनों कंट्री की डिग्री मिलेगी आपको, मास्टर्स की। तो उसको ड्यूअल स्टडी बोल देते हैं। उसके बाद है पार्ट टाइम अलाउड। पार्ट टाइम आपको 20 घंटे अलाउड है, 20 आवर्स पर वीक। और थोड़ा सा इसके बारे में चलो मैं अभी बता देता हूँ, मेरे को श्योर नहीं, मैंने आगे लिखा था या नहीं। पार्ट टाइम में आप कितना कमा सकते हो? मिनिमम सैलरी, मतलब मिनिमम वेजेस जिसे बोलते हैं, वो आपको 12 यूरो पर आवर मिलेंगे अभी 2023 के हिसाब से। 12 यूरो का मतलब है कि 12 नहीं, 108, 1,080 के आसपास, ठीक है, पर आवर के। ठीक है, और आप 20 घंटे काम कर सकते हो, तो आप कैलकुलेट कर लो आप। तो अराउंड 80,000 रुपीज हो गए इंडियन करेंसी में, तो यानी कि 900 यूरो हो गए, 800 to 900 यूरो। और एक यहाँ पे हीवी करके जॉब होती है, हीवी, HIWI, हीवी जॉब होती है, या उसको मिनी जॉब बोलते हैं। उसमें आपको 10 आवर्स पर वीक काम करना होता है।
जो आप उसके एडिशनल कर सकते हो, 20 आवर्स पर वीक के एडिशनल में कर सकते हो, वो आपको जनरली यूनिवर्सिटी में मिलती है प्रोफेसर्स के अंडर में। वो वो 520 यूरो की जॉब होती है, मतलब वो हर साल बढ़ती रहती है थोड़ा थोड़ा थ्रेशोल्ड। वो टैक्स फ्री होता है। और जो पहले जो 20 आवर्स पर वीक वाली जो पार्ट टाइम जॉब रहेगी, उसमें आपका अराउंड 10% टैक्स कटता है, 9.3 कुछ परसेंट टैक्स है। अ, तो वो ये ऐसा है। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब लग गई ना, तो आपका स्टडी ड्यूरेशन वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिल हो जाओगे। ठीक है। और जो यहाँ पे जो मेन रीज़न, एक वन ऑफ द मेन रीज़न जो मेरे को समझ में आया है, कि आपकी डिग्री का टाइम इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है क्योंकि आपको कोई फीस नहीं लग रही। ठीक है। आप पार्ट टाइम में अपनी फीस दे पा रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमबीए या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, मान लो जिसकी 5,000 या 10,000 यूरो पर सेमेस्टर फीस है या पर ईयर फीस है, तब आप पढ़ोगे। तब आपका पार्ट टाइम की तरफ ध्यान नहीं होगा, आपको होगा कि सेमेस्टर निकालना है। अदरवाइज मेरे को एक सेमेस्टर और चला गया तो उधर भी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब कुछ केसेस में फीस देनी पड़ती है, कुछ में रिलैक्सेशन होता है, कई में मतलब हाइब्रिड सा स्ट्रक्चर है। तो ये एक माइंडसेट है, अगर फीस नहीं है तो ड्यूरेशन इसलिए भी बढ़ रहा है। तो पार्ट टाइम से आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। ठीक है। पोस्ट स्टडी वीज़ा प्लस में अपॉर्चुनिटीज। पोस्ट स्टडी वीज़ा क्या है, आपको आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, मास्टर्स डिग्री, उसके बाद आपको 18 महीने का वीज़ा मिलेगा, 18 मंथ्स का, जिसमें आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है। और ये ये एक ऑप्शन है। ठीक है। फुल टाइम स्टडी प्लस फुल टाइम जॉब, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। मतलब बहुत कम लोगों को पता है या करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फुल टाइम स्टडी क्या है, जैसे मैं मास्टर डिग्री में एनरोल्ड हूँ अभी भी, बट मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं, अराउंड 2-3 साल से। ठीक है। तो ये कैसा है कि मैंने इसमें फुल टाइम स्टडी में क्या है कि एक जैसे क्रेडिट सिस्टम होता है यहाँ पे, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो मैंने ऑलमोस्ट 90 क्रेडिट मैंने पूरे कर रखे हैं, मतलब 3/4 ऑफ डिग्री मैंने कंप्लीट कर रखी है। और फिर मैंने फुल टाइम जॉब पे स्विच कर लिया मैंने। बट आप इसको आते ही भी कर सकते हो फुल टाइम जॉब स्विच। ठीक है। मतलब आए और आपको फुल टाइम जॉब मिल रही है, आप अपने जर्मन सीख लो, या मतलब ऐसा बैकअप भी मान सकते हो, अपनी स्टडी को भी बैकअप ले सकते हो इस केस में, अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल रही है तो। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो स्टडी के साथ में, तो डी रजिस्टर ना करें यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसको पढ़ा रहने दें, या अगर आप पढ़ना चाह रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, तो दोनों चीज भी कर सकते हो, डुएबल है दोनों चीज। ठीक है। लिविंग एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया, पार्ट टाइम मैंने बता दिया, फुल टाइम में आप कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है। एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टेम कोर्सेज में जो स्टडी मतलब करके गए हैं, या एमबीए भी उसमें इंक्लूड होता है, एमबीए की भी सेम सेम सैलरी है ऑलमोस्ट स्टेम की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बढ़ जाएगी। तो इसकी सैलरी रेंज स्टार्ट होते 40,000 से, 40,000 से 70,000। ठीक है। अब ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। वो ऐसा है कि जनरली जो, अगर मान लो आप सीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपका, अगर आप छोटी सिटी में हो, तो और आप अराउंड ब्लू कार्ड की रेंज होती है, ब्लू कार्ड में आपको बाद में बताता हूँ। ब्लू कार्ड है जिसमें अराउंड 45,000 की रेंज है, तो वो आपको दे देते हैं। ठीक है। 45,000 आपका लग जाता है। जितनी बड़ी सिटी होती रहेगी उसके प्रोपोर्शन में आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो वो इस वजह से डिस्पैरिटी है। मान लो मैं जिस सिटी में हूँ, उसकी एवरेज एवरेज सैलरी यहाँ पे 50,000 यूरो के आसपास है। ठीक है। बट अगर आप यही बर्लिन में चले जाओगे, तो यही 50 के 60-65 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस एकदम से बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। इसको ऐसे मान सकते हो, जैसे अभी एकोमोडेशन अराउंड 400 यूरो है मेरा इधर, तो बर्लिन में अराउंड 1,000 यूरो होगा। ठीक है। या अभी 300 है तो 1,000 यूरो, 9 मतलब आप रेंज समझ गए। सिटी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। म्यूनिक में जाओगे तो और भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको सेम प्रोफाइल के। ठीक है। और फिर वहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे, तो वो मतलब इन दी एंड वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस कह सकते हो, बट वो सेम सा ही पड़ता है इन इन टर्म्स ऑफ सेविंग। ठीक है। और हाँ,
अभी मैं आपको अगर बोल देता हूँ कि भाई आप आ जाओ या नहीं आ जाओ, देखो वो डिसीजन आपका है, ठीक है। अनसर्टेनिटीज हमेशा रहती है कि कभी मान लो जैसे कोविड आ गया, आप किसी के पास जॉब ना हो और कोई आ जाए बिल्कुल ही लोन वोन लेके आया हुआ हो है और जॉब के लिए जा नहीं सकते, मतलब कुछ भी अनसर्टेनिटीज पॉसिबल होती है, तो रिस्क हर जगह है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, जैसे मान लो कोविड की सिचुएशन थी तो कोई बाहर ही नहीं जा सकता, कोई जॉब ही नहीं कर सकता। अब थोड़ा CSIT वाले तो फिर भी रिमोट वर्क करके काम कर लेते हैं। अब जिसको एक मान लो लेबर मतलब मैनुअल जॉब है, तो उस केस में फिर वो थोड़ा सा लिविंग में दिक्कत आ जाती है। तो जस्ट बता रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। अभी तक किसी का डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नो सर। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो ठीक है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, ठीक है। आई होप अभी आप थोड़ा सा पिक्चर देख पा रहे हो कि जर्मनी से रिलेटेड प्रोस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एंड आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू आल्सो इन दैट सेंस, ठीक है। अभी इसमें हम समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इतना मैं इससे पहले ना एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये जो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ना कितनी मिस गाइडेंस चल रही है। जैसे अगर आप अपने लोकल कंसल्टेंट्स के पास जाओगे ना, तो है ना, मतलब मेरे पास पास्ट में स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने पास्ट में काफी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन डाली है, तो आपको पता चलेगा कि ना, मतलब जो कंसल्टेंट है ना वो किसी भी कोर्स में एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं। मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए और उनका जो एडमिशन, उनका जो यूनियसिस्ट का एक पोर्टल बनता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसमें उन्होंने आईटी के कोर्स में अप्लाई कर रखा है। उन लोगों को आईटी से कोई दूर दूर से वास्ता नहीं था, ठीक है। तो वो कहीं, और वो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर से, ठीक है। तो उनको एडमिशन ऑब्वियसली नहीं आया, तो एक साल खराब हो गया उनका। तो मेरे से अप्रोच किया, तो मैंने उनको गाइड किया, वो दोनों जर्मनी में दो स्टूडेंट थे। तो काफी सारी जो चीजें आपको ना कंसल्टेंट बताएंगे ना, बहुत ज्यादा ऐसे मिलेगी फेक टाइप की। मेरे को एक कंसल्टेंट ने बोला कि आप एक काम करो कि आप जर्मनी को छोड़ो, आप है ना, एक एस्टोनिया करके कंट्री है, मैंने नाम ही उस टाइम फर्स्ट टाइम सुना था, एस्टोनिया पता नहीं लाटविया, दो कंट्री थी, आप इनमें एडमिशन ले लो। और यहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज होता है कि आप एक सेमेस्टर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी और कंट्री में ही पढ़ सकते हो, मतलब किसी और कंट्री में पढ़ सकते हो। इवन US तक में कईयों की यूनिवर्सिटी के टाई अप होंगे। तो उसने मेरे को कहा कि आप यहाँ एडमिशन ले लो लातविया में, और एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जर्मनी चले जाना और फिर वापिस ही नहीं आना। मैं बोला तो कुछ जम नहीं रहा। बट वो इतने माहिर है ना अपनी चीजों को आपको परसुएड करने में, उसने ना मेरे को ऑलमोस्ट एक आधा कि मतलब कन्विंस कर दिया था। बट वो एक अंदर से गट फीलिंग होती है ना कि समथिंग इज फिशी वाली, वो इसलिए मैंने कंसल्टेंट ज्वाइन नहीं किया था। और एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जहाँ पे सेमेस्टर चेंज एक्सचेंज के लिए आया, आपको उधर वापस जाना होता है, जो आपकी मेन ओरिजिन यूनिवर्सिटी है आपको वहां पे जाना होता है। सेमेस्टर एक्सचेंज इसकी जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो या दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको वहाँ के कोर्सेज को देखने का मौका मिल जाता है, वहाँ के सोल्व करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो चीज़ है, उसको इरास्मस प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ जरूरी थी। और वो क्या, एक चीज और, वो आपको है ना डर से खेलते हैं कंसल्टेंट। वो क्या करेंगे, आपको है ना, क्या करेंगे कि है ना, हम आपको 5 एप्लीकेशन डाल देंगे, 7 एप्लीकेशन डाल देंगे, 10 दो चार डाल देंगे, और शुरू में आपसे कुछ चार्ज भी कर लेंगे। और फिर वो कुछ भी एप्लीकेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि मान लो कोई नया कोर्स आया है, ठीक है। अ, और अभी नया कोर्स आया तो क्या है कि नया जब कोर्स आता है तो यूनिवर्सिटीज को उस कोर्स में स्टूडेंट्स चाहिए। तो जो कंसल्टेंट है तो मतलब थोड़ा जुगाड़ तो है उनका कुछ, या कैसे भी करके थोड़ी रिसर्च कह लो, उनको पता चलेगी कि कोर्स है जहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। अब उनको ये मतलब नहीं है कि आप CS के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट होगी कि आप आ जाओ, अगर आपके पास बैचलर है आप आ जाओ। अब आप सोच के देखो, आप मान लो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो और आपका मैथमेटिक्स में कोर्स में एडमिशन हो जाए, ठीक है, आपको एक एक्साइटमेंट तो रहेगा
ठीक है, कि आपका जर्मनी में एडमिशन हो गया, बट वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपका एडमिशन कहाँ हुआ है। वो क्या कहेंगे कि आपका एडमिशन हो गया है, अभी आप मान लो 50,000 रुपीज या ₹1,00,000 कर दो आपका वीजा के लिए अप्लाई। और उस टाइम पे वो डेस्पिरेशन को देखते स्टूडेंट की कि भाई इसको जाना है, ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि मतलब बड़े वाला अब ये अभी लग गई है, मतलब जब आप यहाँ आते हो फिर आपको पता चलता है कि कोर्स तो ये ऐसा मिल गया है, किसी से पास ही नहीं हो रहा, ठीक है। नया कोर्स है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, या किसी ऐसी सिटी में डाल दिया आपको, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इधर, मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो जो ये मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, मेरा एक मेन विजन आपका यही है कि आप ऐसे टाइम ना खराब करें किसी कंसल्टेंट के ऊपर, स्पेशली लोकल कंसल्टेंट जो इंडिया में है, ठीक है। जो जर्मनी में है वो शायद आपको थोड़ा फिर भी अच्छा गाइड कर देंगे, मेरे बजाय कोई और भी होगा वो भी अच्छा गाइड करेगा, ठीक है। बट लोकल कंसल्टेंट्स के पास ना जाए, ठीक है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, मैं ये जो कर रहा हूँ ना अभी, मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर मैं पैसे के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना, इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, ठीक है। मेरा विजन है या मेरा एक अंदर से है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, ठीक है, ताकि वो ऐसे ना, मतलब असोल्ट से ना हो किसी थर्ड पर्सन से। और दूसरा क्या है, अगर आप खुद से खुद से स्टडी करते हो, गूगल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, या कहीं पे भी जाते हो ना, तो है ना ऐसे डॉट्स में इंफॉर्मेशन है, कहीं से कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे, तो उसको ऐसे स्ट्रक्चर करने में लगे रहो। कभी कोई कुछ बोल रहा है फॉर्म से, अगर आप कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हो वहां कुछ अलग चीजें चल रही हैं, सबके प्रोज एंड कॉन्स दोनों कंफ्यूजिंग आंसर चल रहे हैं। तो मैं वो चीजें जितना हो सकता है मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज से बाहर रहें और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो आई होप अभी किसी का डाउट नहीं होगा, वरना हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, हाउ टू अप्लाई, रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको 12th का पासिंग चाहिए, 12th की मार्कशीट भी हो, बैचलर डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और अगर आप जर्मन कोर्स में जा रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी। इसमें आप आइल्स हो गया, टोफल हो गया इंग्लिश में, पीटी भी, कोई पीटी होता है पियर्सन टेस्ट, तो वो भी कई यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होता है। एपीएस सर्टिफिकेट, ये नई चीज आई है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे कनाडा में एप्लीकेशन डालते हैं ना, वैसे एपीएस में क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे और वेरीफाई करोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेन है डॉक्यूमेंट, और आपको इसके ओरिजिनल जो आपके पास है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, मान लो 10-15 कॉपी निकाल लो, जितनी भी आपको निकालनी है, और उसको नोटराइज करवा लेना अपने लोकल से। किसी को कोई ये सारे डॉक्यूमेंट नोटराइज हो जाएंगे। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्ट जो है, आपको ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ओरिजिनल लेके आना, या ज्यादा से ज्यादा 2 ले आना, ठीक है। एक एक जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी ये बंद होके आएगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, आपके जितनी जो भी आपने डिग्री पढ़ी है ना, मान लो 6 सेमेस्टर की, 8 सेमेस्टर की, वो आपको 1 या 2 पेजेस में आपको सारे के सारे आपका जो स्कोर था ना, जो आपका स्कोर कार्ड था, मतलब इंडिविजुअल स्कोर कार्ड था, वो सारा का सारा वो कंसाइज फॉर्म में आपको 1 या 2 पेज में आपको दे देंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो 1 या 2 कॉपी बहुत है, आपको सील्ड मिलेगी कॉपी। आप इसको सील को इसको मतलब फाड़ के और आप नोटराइज करवा लेना, ठीक है, इसको टीयर करके, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आपके पास, लेटर ऑफ मोटिवेशन। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लेटर ऑफ मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। मैंने इंटरनेशनल ऑफिस में बात करी है कई यूनिवर्सिटीज़ की, डायरेक्टली अप्रोच करके मैंने पूछा है कि क्या, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के केसेस में, तो लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें क्या कंटेंट लिख रहे हो इसकी बहुत वैल्यू है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सॉरी ऑफ था इधर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आप उससे लिखवाओगे कि मतलब आपके बारे में वो अच्छा अच्छा ही लिखेगा इन जनरल, कि आपने क्या क्या किया है अपनी डिग्री में, आप ब्राइट स्टूडेंट है ये वो, ठीक है। सीवी इन जर्मन फॉर्मेट इज वेरी नेसेसरी। सीवी क्या है, काफी सारे लोग है ना इंडियन फॉर्मेट में भेज रहे हैं, जिसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। जो जर्मन सीवी फॉर्मेट है वो एक टाइमलाइन बेस्ड फॉर्मेट होगा, कि आपने लेटेस्ट अभी ये कर रहे हो, उससे पहले ये किया, उससे पहले ये किया, उससे पहले ये किया, तो ये उस तरीके से चलेगा।
ओके, और उसके बाद अपेंडिक्स में क्या है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में जब आप एप्लीकेशन डालोगे ना, तो कुछ यूनिवर्सिटीज की खुद से डिमांड रहेगी कि आप ये फॉर्म भी फिल करो, ठीक है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में ही होगा, सभी में नहीं होगा। उनका तरीका होगा कि आपने ये सब्जेक्ट खुद से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, तो वो सारा कुछ वो पूछेंगे आपसे, वो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट शीट बोल सकते हो उसको, ठीक है। वो फिल करवाएंगे। और कई बार वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, कैसे फिल करनी है, तो वो आपको मिल जाएगा थोड़ा आइडिया, गूगल गूगल भी करोगे थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ, आप कुछ अपेंडिक्स ऐड कर सकते हो प्रोफाइल स्ट्रोंग करने के लिए, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उसमें लिख सकते हो, एक पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट लिख सकते हो कि भाई मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब मान लो 80% ही मान लो मैक्सिमम आते हैं, जैसे अपने इंडिया में होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 80% ही मैक्सिमम आते हैं। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है, वहाँ 66% में डिस्टिंक्शन की डिग्री है, और यूनिवर्सिटीज़ में 75 की है। तो समझ रहे हो, तो गैप है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप सप्लीमेंट डाल सकते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी मिलता है डिस्टिंक्शन 66 में है और मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह के आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि इंटरनेशनल ऑफिस वाले थोड़ा परsuade हो जाए आपकी स्टोरी से, ऐसा है। रिसर्च पेपर, अगर आपने बैचलर में रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो जनरली अपने इंडिया में नहीं लिखता कोई, बट किसी ने लिखा है तो वो आपकी प्रोफाइल अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। और ये हाँ, एक जीआरई का एक दिमाग में रहेगा आपको कि जीआरई देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके इसके बारे में ऐसा है, जीआरई है ना जो एग्जाम है, जनरली रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अराउंड 80% यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर्ड है। खासकर जो TU9 करके ग्रुप है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसमें काफी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है कि आपके पास जीआरई हो। और जीआरई की जो यहाँ पे जो जर्मनी में खास बात, अच्छी बात ये है जीआरई के केस में, कि अगर आपके पास आपने ये सिर्फ मैथ्स का स्कोर देखते हैं, इंग्लिश का स्कोर नहीं देखते। और इंग्लिश थोड़ी जीआरई की टफ भी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और मैं अगर रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम है और आपको थोड़ी प्रोफाइल आपकी लो है, तो आप जीआरई लिख दो। आपको 1 से 2 महीने लगेंगे प्रिपेयर करने में, आप दे सकते हो। और कुछ स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो एक गेट गेट करके एग्जाम होता है, अगर किसी ने दे रखा है और उसका पास हुआ है, तो कुछ वेरी फ्यू, मे बी 4-5 यूनिवर्सिटीज, मे बी 2-3 यूनिवर्सिटीज, वो गेट का स्कोर को भी काउंट करती है इन स्पाइट ऑफ जीआरई को, ठीक है। मतलब आईआईटीज वगैरह के कुछ एक आईआईटीज वगैरह है एक दो जिनका थोड़ा नाम चलता है, अदरवाइज आईआईटी वाईआईटीज को इधर को ज्यादा कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज, आपके पास पैसा होना चाहिए एप्लीकेशन डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़े मैं आपको जार्गन्स बता रहा हूँ। जार्गन्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड वर्ड, स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी बोल सकते हो, जो आप थोड़ा सा ज़्यादा सुनोगे इधर, और ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन डालने में। सर एप्लीकेशन फीस कितनी होती है अप्रोक्सीमेट? मैं आ रहा हूँ अभी उसी पे, ठीक है, ओ, इसके बाद आता हूँ, ठीक है। जार्गन्स है, जैसे होक्सुले, फाक होक्सुले आप नाम सुनोगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस नाम सुनोगे, ठीक है। तो ये जो तीनों जो वर्ड है ना, होक्सुले, फाक्सुले, टेक्निकल टेक्निकल नहीं आएगा, टेक्निकल नहीं आएगा इधर, और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, ये तीनों लगभग सेम है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, या इनमें कुछ 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। ये किसी से पूछ के देख लो, यहाँ पे उनको भी सही से नहीं पता, ठीक है। 19-20 का फर्क है, बट उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको इसमें क्या फर्क है, एक है ना जो ये फाक होक्सुले या होक्सुले, ये तीनों है, ये 90 से 120 क्रेडिट्स की होंगी, ठीक है। क्रेडिट्स क्या है, जो आपकी मास्टर डिग्री है वो 120 क्रेडिट्स की होती है, ठीक है। जिसको प्रॉपर बोलते हैं ना कि आपने मास्टर्स इन किसी भी फील्ड में कर लिया, मान लो एमबीए कर लिया, या एमबीए नहीं, एमआईएम कर लिया, या मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर लिया, तो वो 120 क्रेडिट्स की होती है। बट इन यूनिवर्सिटीज में, होक्सुले, इनमें इन जो अभी मैं नाम बोला हूँ, इनमें 90 क्रेडिट्स की भी हो सकती है, 90 क्रेडिट्स की भी हो सकती है, और 120 क्रेडिट्स की भी हो सकती है, ठीक है। और इनमें, और दूसरा है, दूसरा ग्रुप है यूनिवर्सिटी। एक तो सिंपल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जैसे सिटी का नाम होगा मान लो कोबलेंज, कोबलेंज यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के आगे टेक्निकल भी वर्ड लगा देंगे, ठीक है। एक TU9 है, वो 9 यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, जैसे अपने IITs का ग्रुप है, ऐसे TU9 भी ऐसे ग्रुप है, थोड़ा सा
वहाँ पे रिसर्च बेस काफ़ी हाई लेवल की थोड़ा सा वो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका TU9 में है तो कुछ आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। एक दो यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे TUM है, बट 19-20 का ही फर्क है या 18-20 का फर्क होगा, मतलब 5-10 मिनट 10% का फर्क होगा। कुछ भी आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सेम है। अगर आपको डिग्री जल्दी खत्म करनी है, अगर आपको होक्सुले फाक्सुले मिलता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसमें ले एडमिशन। वो जल्दी आपका कोर्स खत्म होएगा और आपकी जल्दी जॉब लगेगी। द ओनली कैविएट इज, ओनली लिमिटेशन ये है कि आप इन यूनिवर्सिटी से PhD नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में कर सकते हैं, अगर 120 क्रेडिट्स के तो आप कर सकते हो, अगर 90 क्रेडिट्स की है तो नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा कि आपको अपने प्रोफेसर को परसुएड करना पड़ेगा कि भी आपकी रिसर्च के पेपर में इंटरेस्टेड हूँ ये और वो 30 क्रेडिट का आपको सप्लीमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, और वो भी फिर आपकी लक बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा केवीट है। बट बेनिफिट ये है कि आपकी डिग्री जल्दी हो जाएगी और सेम बेनिफिट मिलेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, इन यूनिवर्सिटी से मिलेंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी थोड़ा सा साइंटिफिक ज्यादा है, थोड़ा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मोस्टली साइंटिफिक ही है वो, ठीक है। वो आपको रिसर्च के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, रिसर्च बेस्ड वर्क के लिए। और TU9 सेम, जहाँ भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिखा होगा वो सेम रिसर्च बेस्ड होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, दे आर वेरी वेरी टफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब हीरोपंती में कह लो या जोश में आप ले तो लोगे TUM वगैरह में या टॉप यूनिवर्सिटीज इनमें, बट यहाँ से निकलना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज का सोच समझ के लेना। फर्स्ट फर्स्ट जो एक प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि पहले एडमिशन मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एडमिशन मिल जाए मेरे को, मेरे कोर्स में मिले, ठीक है। थर्ड कि फिर मतलब अगर आपके मल्टीपल ऑप्शन है तो फिर आप देखोगे कि मेरे को कौन सी सिटी में मिल रही है। जितनी बड़ी सिटी में हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बड़ी सिटी चूज करें। और ऑब्वियसली अपना कोर्स जरूर देखिए कि आपका कोर्स करिकुलम आप पढ़ना चाह रहे हो वो चीज़ है या नहीं है। अगर 19-20 का फर्क आ रहा है कोर्सेज में तो अब मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा कि आप बिगर सिटीज को प्रेफर करें। उसमें आपके जो जो आपको एक्सपोजर मिलेगा ना वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेंगी, जॉब के कॉन्टेक्स्ट में होगी, इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होगी, और या मतलब लाइफ लाइफ कह सकते हो थोड़ा सा लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में। क्रेडिट क्या होते हैं, जो मैंने इधर बोला था, क्रेडिट होते हैं, एक क्रेडिट 25 से 30 घंटे वर्कलोड को बोलते हैं, ठीक है। और मतलब ये एक यूनिट कह सकते हो आप। और हाँ, आपको अभी ये चीज NC और नो NC समझा रहा हूँ। अगर आपको जर्मनी में एडमिशन डालना है ना तो ये टर्म आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, ठीक है। NC का मतलब है नॉन क्लोजर, आई थिंक यही थी फुल फॉर्म, ठीक है। नॉन क्लोजर, नॉन NC का मतलब है नॉन नो क्लोजर, मतलब इनका मतलब ये है कि अगर आप NC कोर्स में एडमिशन डाल रहे हो तो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स तो मैच होनी होनी चाहिए। साथ में क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया है कि हमको इतने स्टूडेंट लेने हैं इस सेमेस्टर में, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे को इस यूनिवर्सिटी में इस बार 30 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो इस कंट्री से मैं इतने स्टूडेंट्स लूंगा, इससे इतने, इससे इतने, तो उनका एक वो क्राइटेरिया होगा। तो NC में क्या है, इनकी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। तो वो NC का मतलब ये है। और नो NC का मतलब है वो कह रहे हैं आपके पास एडमिशन रिक्वायरमेंट है, आप आ जाओ, ठीक है। वहाँ पे ओपन एडमिशन है, इसको ओपन एडमिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं, तो फिर उनको वहाँ पे भी थोड़ी शॉर्ट कमी मतलब लिमिटेशन लगानी पड़ती है। बट अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो नो NC कोर्स वहाँ पे लिखा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा होगा या नॉन रिस्ट्रिक्टेड लिखा होगा, या NC लिखा होगा, नॉन क्लोजर लिखा होगा, मतलब इस तरह के टर्मिनोलॉजीज लिखी होंगी। तो वहां पे अगर आपका कोर्स मैच हो रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है एडमिशन के लिए। और अगर आपका एडमिशन नहीं होता है ना, और आपको लग रहा है कि आपका प्रोफाइल सब कुछ मैच हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा, तो आप यूनिवर्सिटी पे रिकंसिडरेशन लेटर का मतलब सॉर्ट ऑफ केस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, मतलब आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि नहीं, यू शुड रीचेक माय एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने TU म्यूनिक में डाला था, तो मेरे को पता है ये ऐसा होता है, ठीक है।
और अभी तक किसी का कोई डाउट है? कुछ कोई वर्ड समझ में ना आया हो? नहीं, ठीक है। ओके, हाउ टू अप्लाई। देखो यहाँ पे क्या है, एक DAAD करके है ना, मतलब जर्मनी का जो सारी इंफॉर्मेशन आपको DAD पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अभी डेमो में दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ना सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना जर्मनी में, वो सारा का सारा एक पोर्टल कह सकते हो, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब एक तो ये है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तीनों डेमो करके, मतलब थोड़ा सा डेमो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है ये। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे DAD पे, ठीक है। फिर आप इसमें एप्लीकेशन दो तरीके से डाल सकते हो जर्मनी में। दो तरीके से नहीं कहूंगा, दो तरीके हैं डालने के। या फिर आप इसको बोलो कि जैसे मान लो 100 यूनिवर्सिटीज है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो 60% ऑफ यूनिवर्सिटी यूनियसिस्ट के थ्रू, यूनियसिस्ट का एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका काम ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी अगर जर्मनी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना, उसके जर्मन का जो ग्रेड सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना, उसके बेस पे सॉर्ट ऑफ रैंक करना उसको, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंट को चेक करना, जेन्युइननेस को भी। और मतलब ये चीजें हैं, सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स आप उनके पास भेजते हो, और आप उन यूनिवर्सिस्ट के एक पोर्टल हो गया, उसमें आपको पोर्टल में, इसमें पोर्टल में भी सारी यूनिवर्सिटी दिखेगी, और उसमें आप बताओगे कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिस्ट इज एक्टिंग लाइक अ मिडल मैन। तो आप यूनिवर्सिस्ट को बताओगे कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो अगर मतलब पूल ऑफ यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिस्ट से टाई अप है, आप उसको बोलोगे कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालना है, तो यूनिवर्सिस्ट वाले वो सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट को चेक करके उस यूनिवर्सिटी में आपके डॉक्यूमेंट को सेंड कर देंगे। क्लियर है? मतलब बीच में यूनिवर्सिटीज है, पूल ऑफ यूनिवर्सिटीज है, 100 में से मान लो 60 यूनिवर्सिटी है, उन्होंने यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लिया कि सारा काम आपको देखना है, किसी भी कंट्री का बंदा आएगा, स्टूडेंट आएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने हैं। अब आप एक एस्पिरेंट हो, आपको एप्लीकेशन डालना है, आप यूनिसिस्ट पे एप्लीकेशन डालोगे, एक बार डॉक्यूमेंट भेजोगे अपने सारे, वो चेक वेक करेंगे, वो 6 वीक का टाइम लेंगे, और आप बोलोगे कि यहाँ यहाँ अप्लाई कर दे, ठीक है। तो वो सारी जगह अप्लाई कर देंगे, और आप उनको फी पे करोगे, ठीक है। यूनिसिस्ट चार्ज करता है, फर्स्ट एप्लीकेशन का चार्ज करता है 75 यूरो, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर लेना 90 से मल्टीप्लाई करके, तो अराउंड 6500 रुपीज हो गए, ठीक है। 30 यूरो एवरी एप्लीकेशन, एक यूनिवर्सिटी के 75, उसके बाद मान लो आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो 9 यूनिवर्सिटी के 30 30 30 30 13 to 9, ठीक है। तो वो आपको ऐसे लगेंगे। दूसरा है कि जो मान लो 60% जो यूनिवर्सिटीज का पूल रह गया है, 60% तो थे यूनिवर्सिटी के थ्रू चले गए, 40% है वो कहेंगे कि आप हमारे पोर्टल पे आके एप्लीकेशन डालो, ठीक है। और ऑलमोस्ट 90, ऑलमोस्ट 100% कहूंगा, एक दो यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम मेरे को पता है, उनको छोड़ के सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एप्लीकेशन फ्री है, ठीक है। वहां पे फ्री एप्लीकेशन डाल सकते हो। और दोनों ही केस में आपको, अभी यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा स्टेटस प्रोसीजर चेंज कर दिया, आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो, बट आई गेस फर्स्ट फर्स्ट कॉपी आपको भेजना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट एप्लीकेशन में क्या होगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उनका, आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद इन दी एंड एक फॉर्म जनरेट होएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने सारी सारी डिटेल भर दी है, ये आप उसको प्रिंट करोगे, अपने साइन करोगे, और फिर जर्मनी में कोरियर करोगे उसको, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी का उधर एड्रेस लिखा होगा और आपको वो कोरियर करना होगा। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी, वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी, 5% 10% यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको कुछ नहीं भेजना, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन डालना है, और वो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो वहीं पे ऑनलाइन ही आपसे साइन वाइन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये है, अ, यही मैंने अच्छा नीचे लिख रखा है, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटी का मैं भी आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो और आप इस तरीके से एक एक्सेल में शीट बना सकते हो, जैसे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी से हो रही है, डायरेक्ट से हो रही है, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ताकि आपको फीस कितनी है, डेडलाइन क्या है, और कुछ आपके एक्स्ट्रा कमेंट्स होंगे। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ अभी, ठीक है, कि कैसे एप्लीकेशन डालना है। तो एक सेकेंड।
तो अभी आप गूगल पे लिखोगे DAAD इंटरनेशनल्स, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली फर्स्ट ही लिंक मिलता है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वगैरह हो तो हटा देना, DAD लिखा होगा, इस पे जाना आप। और यहाँ पे ना पूरा फिल्टर सिस्टम है, इसके बाद थोड़ा और भी खुलेगा। जैसे आप अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करो, आपका जो भी कोर्स है, जरूरी नहीं आपको एग्जैक्टली यही वर्ड डालना है, ठीक है। अब मान लो आपको पता नहीं, मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा सा दिखा भी रहा है कितने एप्लीकेशन प्रोग्राम अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं कंप्यूटर साइंस से डालता हूँ, क्योंकि अ, उसकी थोड़ी मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपको और अच्छा गाइड कर पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कोर्स टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, क्या मास्टर कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, PhD कर रहे हो। प्रेप कोर्स मैं बता देता हूँ हल्का सा क्या होता है। प्रेप कोर्स होता है जब आपको बैचलर करनी होती है, तो आपको जर्मन में बैचलर करनी होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं जर्मन B1 से C1, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से यही होता है, आई माइट बी रॉन्ग हियर लिटिल बिट। लैंग्वेज कोर्स में हो गया कि सिर्फ आप लैंग्वेज ही पढ़ने आ रहे हो। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो आपका, जैसे हाउस बिल्डिंग बोलते हैं यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में होता है ITI करके होता है इंडिया में, जिसमें वो मैकेनिक्स वगैरह की, मतलब प्लम्बिंग वगैरह की, अगर आपको प्रोफेशन सीखना है, इस तरह के जो छोटे जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ये वो टेक्नीशियन टाइप का वर्क। बैचलर डिग्री है और फिर मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री जनरली सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश एंड जर्मन भी चलेगा, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो फिल्टर्स के अकॉर्डिंग। फील्ड ऑफ स्टडी ये इंजीनियरिंग में है, अगर आपको नहीं पता आप इसको छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, देखो ये आपको 1026 रिजल्ट मिल गए हैं, ठीक है। अभी इसमें आप चाहे तो इधर और फिल्टर भी लगा सकते हो। अ, जैसे मान लो मैं इंजीनियरिंग लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए। जैसे 280 रिजल्ट रह गए, और कोर्स लैंग्वेज मैंने डाल दिया था मोड ऑफ स्टडी फुल ऑन साइट, ठीक है। और सिटी अभी आप सिटी के चक्कर में ना पड़े, ना यूनिवर्सिटी के। ट्यूशन फीस डाल सकते हो, आपको मतलब 500 यूरो पर सेमेस्टर तक, अगर आप ओके हैं। जनरली आपको ये भी कर सकते हो, 150 वाला भी, दोनों सेम ही है, ध्यान से देखोगे तो 150 है, 152 है। बिगिनिंग समर सेमेस्टर के लिए, विंटर के लिए है। तो ये फिल्टर लगाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा और पर्सनलाइज रिजल्ट मिल जाएगा। एक सेकेंड। और हाँ, तो अभी क्या है, ये मैंने फिल्टर्स लगा दिए हैं, देखो आप अपने अकॉर्डिंग लगा देना जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे। आप इधर कंप्यूटर साइंस की जगह मान लो इधर डेटा साइंस लिख सकते हो, ठीक है। मान लो किसी को डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको खुद से एप्लीकेशन डालोगे तो किस तरीके से आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जाओ इधर, और पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ एक यूनिवर्सिटीज के बारे में तो सारे पढ़ लेना, उसके बाद आपको आइडिया खुद से ही हो जाएगा कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आपने डेटा साइंस करना है, इंग्लिश में है, फुल टाइम कोर्स है, जहाँ 4 सेमेस्टर लिखा होगा उसका मतलब है वो 120 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिगिनिंग विंटर में भी है, समर में भी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है कि कब तक, लास्ट डेट कब तक की है जो आपको फिल करना है। तो नॉन EU सिटीजन्स के लिए ये डेडलाइन है, और EU सिटीजन्स के लिए ये डेडलाइन है, ठीक है। और मतलब यही है, ये विंटर सेमेस्टर के लिए है, ये समर सेमेस्टर के लिए है। तो जैसे अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालना है, ट्रियर यूनिवर्सिटी में, तो आपको 31 मई 2023 तक आपको सब कुछ कर देना है, सारा आपके डॉक्यूमेंट कोरियर होके पहुंच जाना चाहिए। और एक चीज और आपको थोड़ा सा बोनस पॉइंट बताता हूँ,
कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी है, वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में है फर्स्ट कम सर्व। फर्स्ट सर्व मतलब जिसने फर्स्ट एप्लीकेशन डाला और आपकी रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें और क्या चीज़ें हैं, कोर्स डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, इलेक्टिव मॉड्यूल, ये बिग डेटा एनालिटिक्स ये वो, ठीक है। कॉस्ट्स और फंडिंग, ये ट्यूशन फी मोस्टली केसेस में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सेमेस्टर फीस बोलते हैं इसको, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये 300 यूरो है। उसके बाद 280 यूरो फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्होंने आइडिया भी दे रखा है, देखो 850 से 900 950 यूरो। ये जनरली थोड़ा सा बढ़ा के ही बताएंगे, वैसे आपको इतना कॉस्टिंग नहीं आएगी, ठीक है। बट ये सॉर्ट ऑफ वर्स्ट केस मान लो आप, ऐसा हो सकता है तो इतना कॉस्ट आ सकती है। और स्टूडेंट डोम देखो बता रखा 280 यूरो से 400 यूरो में। यहाँ पे हॉस्टल नहीं बोलते, यहाँ पे डोर्म डोर्म बोलते हैं, डॉर्मेट्री बोलते हैं, स्टूडेंट्स जो जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जो जो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। और ये थोड़ा सा इन्होंने आइडिया दे रखा है कि स्टूडेंट में कैफेटेरिया में 3 to इतने में खाना पीना मिल जाएगा आपको, ऐसा। उसके बाद रिक्वायरमेंट, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना ग्रेड पता होना चाहिए, जर्मन ग्रेड, ठीक है। आप गूगल पे लिख लेना इधर इंडियन टू जर्मन CGPA कैलकुलेटर, जर्मन CGPA कैलकुलेटर, ठीक है। इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये इतने खुल रहा है अभी। फाइनल ग्रेड ऑफ 2.0 और बेटर, ठीक है। इधर एक तो है ना ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है, 4 में से आपको ग्रेडिंग मिलेगी, 4.0 में से, और 1.0 बेस्ट है, मतलब 4 में से ग्रेडिंग मिल रही है बट 1.0 वाला बेस्ट है। वैसे 6 में से मिलती है ग्रेडिंग, 5 में से बोल सकते हो, ठीक है। 1.0 का मतलब है आप बेस्ट हो, मतलब 100% आ गया आपका। 2.0 का मतलब है 80%, ठीक है। ये मेरे मतलब याद हो हुए पड़े हैं मेरे को, इसलिए पता है, ठीक है। और ऐसे ग्रेडिंग निकलेगी, अगर आप सिर्फ पास पास हो, जैसे 40% पास वाला होता है, तो आप 4.0 आपको पर सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे आपका स्कोर आया है मान लो 75% या 80 ही मिला देते हैं, ठीक है, 80% आया है, और आपकी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स में से यार पासिंग मार्क्स 40 थे पर सब्जेक्ट के बेसिस पे, तो देखो ये 2.0 आया, ठीक है। ये कई जगह पे तो लिखा होगा कि 2.0 और बेटर, यानी कि 2 या 1 पॉइंट में आना चाहिए, या फिर कहीं लिखा होगा गुड, गुड एवरेज और बेटर, गुड एवरेज बेटर भी ऑप्शन कई जगह लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2.0 और बेटर, अगर आपने 2.5 है ना तो बेशक से मत एप्लीकेशन डालना इधर, तुरंत में रिजेक्ट कर देंगे आपको। या फिर इन्होंने लिखा हुआ देखो, जैसे यहाँ लिख रखा है एग्जामिनेशन बोर्ड में केस बाय केस डिसीजन ऑन एप्लीकेशन विद फाइनल ग्रेड बिटवीन 2.1 और 2.5 से, तो ये यहाँ पे भी आइडिया दे देंगे। तो मतलब आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे ना, पर एप्लीकेशन में सबकी अलग रिक्वायरमेंट है। आपको लगेगा कि अगर आपको अंदर से लगेगा कि हाँ इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है कुछ परसेंट, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कि आपको आइल्स होना चाहिए, इतना ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। सेफ साइड है आइल्स का 6.5, रिकमेंडेड है 7.0 फ्रॉम माई साइड, ठीक है। 7.0 है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में 7.0 भी मांगते हैं, C1, तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और देखो यहाँ पे वैसे C1 एडवांस, ठीक है, इधर आइल्स लिखा है इधर, ये स्कोरिंग होती है इनकी। ये डेडलाइन मैंने आपको बता दी है। इसमें देखो इन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इस पे आप पोर्टल पे जाओगे, इन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। बाकी थोड़ा सा और पढ़ना हो, सर्विसेज क्या क्या है, आप इतने जॉब कर सकते हो। अब अभी इस पेज पे जनरली ये होगा कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट है वो थोड़ा सा बताएंगे, हम आपको एकोमोडेशन में हेल्प कर देंगे, कैरियर एडवाइस दे देंगे, और आप इसके बाद क्या बन जाओगे, आप स्पेशलिस्ट नहीं, ये तो बेनिफिट्स दे रखे हैं। कई जगह ये भी लिखा हुआ कि आप इसके बाद क्या क्या कर दोगे, मतलब हमसे डिग्री, ये मास्टर डिग्री करने के बाद आप क्या बन जाओगे, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फिर ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी होगी आपको। तो आप इस तरीके से एक पूरी शीट बनाओ, जैसे मैंने आपको
बताया, देखो एक एक सेकंड उससे पहले आप इधर मान लो इसमें एप्लीकेशन डालना है आपको, तो यहाँ पे न्यू यूजर करके आप जैसे फेसबुक का साइन अप करता है ना, वैसे साइन अप होगा। और आपको समझ में आती चली जाएंगी चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, आप उस बेसिस पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, किसी को ब्रेक चाहिए क्या? एक सेकेंड। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये इसमें एप्लीकेशन है, ये नॉर्मल होगा कि आपने कहाँ से क्या क्या किया है। जनरली दो चार थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट मांगेंगे आपसे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आपने। और बस वो आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर वो लास्ट में फॉर्म आएगा, वो प्रिंट करना है और फिर वो भेजना है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये ऐसे आप हर एक यूनिवर्सिटी में जाके देख सकते हो, और अराउंड 20 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करो। मैं रिकमेंड करूँगा सभी में जाओ, एक एक करके अलग अलग कीवर्ड डालो। डेटा साइंस की जगह मान लो डेटा इंजीनियरिंग करके देख लो। ठीक है, या जो भी आपकी डोमेन से रिलेटेड है, आपने जो पढ़ा है। ठीक है, और मैनेजमेंट के कोर्सेज में थोड़ा सा और भी रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। जैसे मैनेजमेंट में जाओगे तो आप जैसे ये कोर्स है, अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है ना कि इनको अगर 2.0 चाहिए और आपकी नहीं है, और इसमें इसमें इन्होंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो बेशक से मत अप्लाई करना, तुरंत में रिजेक्ट कर देंगे आपको। ठीक है, मतलब अब बिल्कुल ही लक किसी का ज्यादा अच्छा हो तो अलग बात है, बट जनरली नहीं देते एडमिशन ऐसे। इनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक सॉब स्टोरी नहीं चलेगी। अगर आप कुछ इमोशनल लिखोगे लेटर ऑफ मोटिवेशन में, नहीं कोई सुनता इधर। ठीक है, तो वो ना लिखें। और अ, अगर आप 0.25 मार्क्स से भी फेल हो इधर सब्जेक्ट में, तो फेल हो, इधर नहीं देंगे ग्रेस आपको। ठीक है, तो ये चीज एक मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी, वो 0.25 मार्क्स से फेल, 0.25 नहीं 0.12 मार्क्स से फेल था, तो उसको फेल कर दिया था सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ग्रेस नहीं देंगे। तो वो इमोशनल वाली चीजें यहाँ पे आप पेपर इसमें ना लिखे, बी लॉजिकल व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, और ये आप देखो, आपको ना ये एक चीज हो, रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा इनको अच्छे से देखना। क्योंकि रिक्वायरमेंट में ना कई रिक्वायरमेंट्स में ऐसा भी लिखा हो कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, इतने मॉड्यूल इतने क्रेडिट किए होने चाहिए। तो कुछ अपने इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं जो क्रेडिट्स लिखती हैं कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो कितने क्रेडिट का है, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लिखती। तो जनरली भी एज्यूम करते हैं कि हमने जो बैचलर पढ़ रखी है वो 210 क्रेडिट की पढ़ रखी है, तो हम एप्लीकेशन डाल देते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पंट पे चलती है। पंट मतलब चांस, आप लेते हो, चांस लेने पड़ेंगे काफी कई जगह। ठीक है, और इसमें यही था। और कुछ कोर्सेज में A1 जर्मन रिक्वायर्ड हो सकती है, और A1 या A2 भी मांग सकते हैं कईयों में। तो वहां पे अगर आपको A1 A2 आती है, तो आपका एप्लीकेशन के, अगर आपको शुरू से पता है कि मान लो आप नेक्स्ट समर में एप्लीकेशन डालोगे, और आपको अभी से पता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में A1 A2 में एडमिशन हो सकता है, तो आप सॉर्ट ऑफ जो जितने ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आप फिल्टर लगा रहे हो कि भाई मेरे पास A2 है, तो यू आर मोर लाइक मोर, यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी नाउ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे यूनिअसिस्ट के थ्रू लिख रखा है, एप्लीकेशन वाई यूनिअसिस्ट। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सर्च करने आ गए होंगे मेरे ख्याल से भी, आपको सबको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, और एक यूनिअसिस्ट बता देता हूँ मैं क्या है। यूनिअसिस्ट एक पोर्टल है, सिंपली जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो ऐसे इस पे अकाउंट बनाना है। अपने डॉक्यूमेंट करने हैं। इसमें भी ऐसे एक सर्च सर्च पोर्टल आ जाएगा, उसमें आप यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, मतलब यूनिवर्सिटी सर्च यहाँ से करनी है, फिर वहां पे आप जाके डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल पाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे को एप्लीकेशन डालना है। ठीक है, और इसकी जब आप एप्लीकेशन डाल दोगे सब कुछ, तो लास्ट में बता देगा कि भैया यहाँ पे पेमेंट कर दो। ठीक है, तो फिर पेमेंट कर दोगे, और साथ में वो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा, और उस यूनिक आईडी के थ्रू आप एप्लीकेशन जितने उस यूनिक आईडी के थ्रू आपको अ, मतलब आप यूनिकली आइडेंटिफाई होगे, सिंपल यही है। आप वो आईडी जो है ना, वो हर यूनिवर्सिटी में जाएगी, जो आप किसी भी उस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशन डालोगे। ठीक है, तो ये है, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी कर रखा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो। और
2016 में तो बैंक ट्रांसफर ही लेते थे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल उनके फॉर्म पे भर के भेजो, जो अपने को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा सेफ नहीं लगता था कि कभी क्रेडिट कार्ड कुछ कुछ भी गड़बड़ कर दे। तो वो चीज़ है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसे होता है। कोई भी अगर आपको गारंटी दे रहा है ना, कि कोई भी कंसल्टेंट आपको गारंटी दे रहा है कि आपका एडमिशन करवा देगा, ठीक है, तो उससे भाग जाना। सच कह रहा हूँ मैं, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। वो गारंटी इस बेस पे दे सकता है, मान लो आप 90% आपकी प्रोफाइल है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी पता है हमको, मतलब आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन इतने डाल रखे हैं तो आइडिया है कि किस किस इंसान का कितने पे एडमिशन हो सकता है। तो वो उस बेस पे गारंटी है। गारंटी इस बेस पे नहीं है कि आपको पक्का मिल जाएगा। और क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसके 9.5 की सीजीपी है, उसके भी काफी रिजेक्शन थे, उसको एक दो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मे भी हो सकता है उसने एडमिशन गलत गलत तरीके से डाला हो। बट पॉइंट ये है कि गारंटी अगर आपको कोई दे रहा है तो ही इज फेकिंग यू, ठीक है, वो बेवकूफ बना रहा है आपको, ठीक है। तो ये है। एक सेकेंड। अभी तक किसी का कोई डाउट है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। और आप ऐसे इसमें ऐसे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेना, आप एक्सेल शीट बना लेना, ठीक है। उसके बाद अभी आपने एप्लीकेशन डाल दी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मतलब दिमाग में यही रहेगा कि ठीक है, अब 10 15 20 5 7 जितनी भी आपने एप्लीकेशन डालनी थी आपने डाल दी है। अभी वेटिंग टाइम चलेगा। वेटिंग टाइम 6 वीक्स से स्टार्ट होएगा लगभग, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद आपको रिप्लाई आना स्टार्ट होंगे। ये जनरली रिप्लाई आएंगे आपको एप्लीकेशन डेडलाइन खत्म होने के 3 4 हफ्तों बाद या 6 हफ्ते बाद, ठीक है। तो उस दौरान क्या क्या करना है आपको, उस टाइम में क्या करना है, आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, ठीक है, जितना हो सकता है सीखो, ठीक है। और आपको आइडिया हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन डाल लोगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, एडमिशन होने की नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक आपको पॉइंटर दे देता हूँ, बट वो ऐसा नहीं है कि 100% ट्रूथ है, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके 65% से कम मार्क्स हैं तो आप नो एनसी के लिए ट्राई करो, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एनसी में नहीं मिलेगा। अब वो लक फैक्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ कि लक फैक्टर अगर आपका होगा तो मिल जाएगा, ठीक है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। जनरली नहीं मिलेगा। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही है जर्मनी में, यूनिवर्सिटीज ओवर क्राउडेड हो चुकी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, चांस आपको लेना है तब भी आप ले हो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक पॉइंटर बता रहा हूँ। 70% है तो आप एक बाउंड्री लाइन पे आओगे। जब आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे देखोगे आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने बोल रखा है 2.5 और बेटर। तो 70% है तो वो 2.5 आता है। बट अगर आपके 68.1 भी है ना, 68 नहीं 68.1 से लेके आप ऊपर भी आपके 2.5 ग्रेड ही आता है। मतलब आप इसको कैलकुलेट करोगे जर्मन जीपीए कैलकुलेटर में, वो 2.59 दिखाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि 2.59 का ना, जो सेकंड जो डेसिमल नंबर होता है ना, वो रिमूव कर देते हैं, तो 2.5 बन जाता है, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा अपेंडिक्स वगैरह लगा के थोड़ा सा परसुएड करने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और पेड कोर्सेज में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। पेड कोर्सेज अगर आप डालते हो तो उनकी फीस रहेगी अराउंड 10,000 यूरो के आसपास रहेगी पर ईयर की, ठीक है, बट डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर आपके 70% है तो आप एटलीस्ट ट्राई करो जर्मनी के लिए, आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमाइज करो एप्लीकेशंस को। ये तो एक मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा था आपको। उसके बाद आप एप्लीकेशन डाल चुके हो तो आप देखो जर्मन लैंग्वेज सीखो जितना हो सकता है। और क्योंकि अगर आपका एडमिशन आएगा ना, अगर आप जर्मनी में आओगे, ये आपकी लाइफ बहुत ईजी बनाएगा। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, बहुत जितना। अगर आप B1 भी कर सकते हो तो B1 कर लेना, इंटेंसिव कोर्स कर सकते हो तो इंटेंसिव कर लेना। और अगर आपको जर्मनी आना है और आपको ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइविंग भी सीख के आना। एटलीस्ट ड्राइविंग के आपके पैसे बच जाएंगे। इंडिया में करके आओगे आपके 4 5 हज़ार लगेंगे, इधर 4 5 हज़ार यूरो लगेंगे, ठीक है। मतलब
इतने एकदम से नहीं लगेंगे। अगर मतलब बिल्कुल फ्रेशर सीखोगे तो लग सकते हैं अप टू 5,000 यूरो, क्योंकि मेरे कई 2-3 दोस्तों के लग चुके हैं। बाय द वे एवरेज 2,000 यूरो तक जाता है, 2,000-2,500 यूरो। इससे बेटर है अगर आपको इंडिया में ड्राइविंग आती है और अगर आप यहाँ पे आके सीखोगे, तब आपका शायद 1,000 यूरो तक या 1,500, 1,000 यूरो या 1,000 यूरो से कम ही जाएगा। बट अगर आपने इंडिया, वरना यहाँ पे क्या है कि जब तक ड्राइविंग वाला ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तब तक वो आपकी क्लास लेगा। और एक क्लास के 60 यूरो तक जाएंगे, याद रखना यार। एक क्लास 60 मिनट्स की है, ठीक है। 45 मिनट्स से 60 मिनट्स की क्लास होगी, 45 से 60 यूरो ही उसका प्राइस होगा, ठीक है। जिसमें 5-10 मिनट वो आने जाने के भी खराब करेगा आपके। तो मतलब मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान रहे। और उसके बाद आपका किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका एडमिशन आ गया है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन लेटर अब क्या करना है? सबसे पहले तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट बुक कर लेना, ठीक है। क्योंकि डेट नहीं मिलेगी, 2 से 3 में 4 कितने भी महीने हो सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एप्लीकेशन डालने के बाद ही बेसिक से वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि आपको तभी 4-5 महीने बाद की मिलेगी। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको कैंसिल करवा देना, मतलब ये बोनस है। ब्लॉक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें आपको फंड डालने पड़ेंगे। तो ये कुछ जैसे अपने इंडिया में कोटक बैंक है, आप उसमें कर सकते हो। बट ये आजकल 2 सर्विस है, एक्सपेट्री और फिनटीबा करके कंपनी है। इसमें आप एप्लीकेशन डाल लो, बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। पहले मैंने डोइशे बैंक में करवाया था, महीना लगा दिया था इन्होंने अकाउंट खोलने में और पैसे ट्रांसफर होने में। एक्सपेट्रियो से 3-4 दिन में मैंने सुना हो जाता है। तो आप इजीली प्रोसेस करें, मतलब फालतू की झंझट में ना पड़े, ठीक है। और जब आपका एडमिशन लेटर आएगा, तो जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट ले चुके हो, अब आपको जब वो डेट देंगे तब आपको जाना होगा। तो उसमें आपको कवर लेटर लेके जाना है। उसमें आपको ये लिखना होता है कि मैं XYZ पर्सन, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है और मेरी चेक लिस्ट है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर रखे हैं। उसके साथ आपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पहले डाले थे वो सारे डालोगे, आइल्स वाइल्स वगैरह, APS। हाँ, इससे पहले APS भी आपको करवाना पड़ेगा अगर आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। अब सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए एक्सेप्शन है, विंटर 2023 के लिए, कि आपको APS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन के लिए। अदरवाइज आपको समर में भी APS सर्टिफिकेट चाहिएगा, जिसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी है ये। वो आपको बताएंगे कि हाँ आप जेन्युइन है, आपकी डिग्री, आपके जो भी मार्क्स वार्क्स है, जो भी है। फिर वो उसको यूज करके आप एप्लीकेशन डालोगे यूनिवर्सिटीज में, वो यूनिवर्सिटी वगैरह में भी वही जाएगा। इस सेमेस्टर रिलैक्स कर रखा है, मतलब अभी विंटर में। और बट ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए रिलैक्स कर रखा है। अगर आपका एडमिशन आता है, उस केस में भी आपको APS करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे और आप अपने 2 कॉपीज इन डॉक्यूमेंट्स की, एक आपको चेक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, इजीली, कि क्या क्या लेके जाना है। वो सारे 2 कॉपीज आप उसकी लोगे और उसको मतलब प्रिंट आउट निकालोगे और आपको वो उधर सबमिट करनी है, नोटराइज नहीं करवानी, नोट नोटराइज, ठीक है। बट चेक कर लेना जो लेटेस्ट रूल्स चल रहे होंगे, ठीक है। मेरे अब वैसे ही बता रहा हूँ, नहीं होती, ठीक है। एक आपको DD लेके जाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट की, जो भी करंट जो फीस चल रही है उसका। अगर 1 रुपया भी कम हुआ ना, आपको वापस भगा देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है एडमिशन लेटर का। और इसके बाद वीज़ा आ गया। अभी क्या होगा, अब आपको 4 से 8 वीक्स तक वेट करना होगा। कुछ केसेस में 3 मंथ तक गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, बट जनरली 4 वीक्स में आ जाता है, ठीक है। और उसमें आपका लिखा होगा कि आपका वीज़ा आ गया है। रिजेक्शन रेट इज़ वेरी वेरी लो, अगर आप स्कैम कुछ नहीं कर रखा है तो, ठीक है। अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है तो वेरी वेरी लो वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है। और वीज़ा फॉर स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो क्या है, आपके ईमेल में लिखेंगे कि ना आपका वीज़ा कंफर्म हो गया है, अभी आप स्टैंपिंग के लिए आ जाओ। तो VHS वगैरह, VHS या एम्बेसी में आपको जाना होगा और वो आपका पासपोर्ट लेंगे। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा, 2 से 3 महीने का लेना, 1 साल का मत लेना, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आके आपको लेना ही पड़ेगा इंश्योरेंस, ठीक है।
तो उसमें भी आप कॉस्ट बचाए अपनी, ठीक है। पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट आपको बतानी पड़ेगी कि आप कब ट्रैवल करोगे, ताकि आपका वीज़ा उस दिन से वो स्टार्ट करेंगे। जनरली वीज़ा 6 मंथ का मिलता है, बट कुछ केसेस में 3 मंथ का भी मिलता है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आओगे आपको वीज़ा ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और फिर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद बस आपको 2-3 दिन में आपको दे देंगे, और अपना बैग पैक करो और आप अप्लाई, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस, बिल्कुल मैंने आपको जीरो से बताया है, ठीक है। इसमें आपके अभी तक कोई भी क्वेश्चन है, फिलहाल कोई भी डाउट है, आप मेरे से पूछ लो। और इस ये जो प्रोसेस है, इसके सिवा आपको कहीं पे कुछ भी किधर भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब एटलीस्ट किसी कंसल्टेंट के पास जाने की तो जरूरत नहीं है, खासकर आपके जो लोकल्स हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मेन आपका फोकस होना चाहिए कि एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से है, और एक एक फेज 2 भी मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले अगर आपके किसी का कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। मैं एक फेज हो रहा है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो। एक सेकंड में इतना पानी पी लो, इतने आप सोच लो क्वेश्चन कोई है तो। नहीं है, किसी का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ना अभी आपको एक एक मैं आपको अ, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। ये मेरी तरफ से ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपका मन है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, बट फिलहाल मैं जो मैंने अभी आपको समझाया, मैं उस चीज़ की वैल्यू नहीं कम करना चाह रहा। ये पर्याप्त है जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको खुद से एप्लीकेशन डालना है तो, ठीक है। बट अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए ना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और पर्सनलाइज सपोर्ट के लिए ना मैं आपकी इतनी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। एक तो मैं आपको पर्सनलाइज अटेंशन दे सकता हूँ, ठीक है, अगर आपका जो भी केस होगा, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है, या जो भी आपको करना है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके साथ मिलके काम करूंगा, या मेरी टीम आपके साथ मिलके काम करेगी, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट लिस्टिंग में मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आपका एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी वगैरह किस तरीके से लिखना है, और पॉइंटर्स दे दूंगा मैं आपको कि कैसे लिखना है, और आपको रिव्यू भी कर दूंगा कि आप इसको चेंज कर सकते हो, क्या क्या आपको चेंज करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों में मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। और कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप प्रोफाइल को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मान लो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे अगर आपके पास मान लो आइल्स नहीं है, या कोई मतलब कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम अभी तक आपने नहीं दिया है, तो आपका अभी आपको देना है, और आपको एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। फिलहाल भी अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगी जिसमें आप बिना आइल्स के भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको यूनिवर्सिटी से लिखवाना होगा कि आपने इंग्लिश में स्टडी कर रखी है, बट वो बहुत ही कम है, कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज होंगी, 2-4 होंगी, ठीक है। बट है वो थोड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और एक रिकंसिडरेशन लेटर के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप इलिजिबल है किसी कोर्स के लिए, और आपका रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कैसे मतलब यूनिवर्सिटी में कैसे आप ट्राई कर सकते हो रिकंसिडरेशन के लिए, कि भाई आई एम द परफेक्ट गाय फॉर दिस कोर्स, और मे बी नो एनसी कोर्स है और आपका सब कुछ मैच हो रहा है, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे वो एप्लीकेशन डालते हैं। मैंने TUM पे किया था, ठीक है, तो उन्होंने बहुत डिटेल में आंसर भेजा था मेरे को। बट पॉइंट ये है कि आइडिया है मेरे को कैसे करना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया है।
आपका काफ़ी टाइम बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मेरे से पर्सनलाइज सपोर्ट लोगे तो, ठीक है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, क्योंकि आप खुद से रैंडम एप्लीकेशन डालोगे जो आपको नहीं पता कि एक्चुअल में एडमिशन देंगे नहीं देंगे। और मेरा पास्ट में मैंने खुद अपने सीएस के लिए तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर ही रखा है, कंप्यूटर साइंस की। इवन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एमबीए और एक दो डोमेन और थे, उसमें सभी में ऑलमोस्ट जितना हो सकता था यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एप्लीकेशन डाल रखे हैं। तो मेरे को आइडिया है कि किस यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्कोरिंग, क्या सीजीपीए या क्या ग्रेडिंग वगैरह देखते हैं। और सीएस के केस में ऐसा भी है कि मैं पहले जर्मनी में आया था, तो मैं एक साल किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, फिर मैंने वो एक साल के बाद ड्रॉप आउट किया था, ठीक है। तो तब मैंने वो ड्रॉप आउट करते वक्त काफ़ी सारे एप्लीकेशन डाले थे, और जब आप जर्मनी से एप्लीकेशन डालते हो ना, तो वो आपको यूनिवर्सिटीज रिजेक्शन का रीज़न भेजती हैं कि आपको रिजेक्शन इस वजह से हुआ है। तो एक सॉर्ट ऑफ आपके पास लेटर आता है, उसमें लिखा हुआ कि आपका इस वजह से रिजेक्शन आया। तो वहां से भी मेरे को काफ़ी आइडिया है कि किस यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास अभी भी रखे होंगे, मैं अपने ईमेल पे भेज देता था जो भी डॉक्यूमेंट है। तो वो भी आइडिया है कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर मैंने इंटरनेशनल ऑफिस में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में बात करी है पर्सनल लेवल पे, तो उसका आइडिया है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने का भी है, मैंने यूनिवर्सिटी वालों से भी फ़ोन पे बात करी है कई बार, ठीक है। और आपके चांसेस बढ़ाएंगे, मतलब पॉइंट ये है, मैं गारंटी आपको कुछ दे नहीं रहा कि आपकी एडमिशन दिलाई दूंगा मैं, ठीक है, बट आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है वो सपोर्ट कर सकता हूँ आपको। मल्टीपल एडमिशन आएंगे, आपको हेल्प कर दूंगा कि कहाँ आपको जाना चाहिए, कौन सा कोर्स या कौन सी सिटी वगैरह आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो उसमें भी, क्योंकि मैंने एक साल यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया है, जबकि मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो मतलब वो टाइम एक सॉर्ट ऑफ खराब नहीं कहूँगा, बट कह भी सकते हो खराब भी हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ बच सकता है आपका भी, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस में काफ़ी जगह मिस्टेक्स के रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उससे बच जाओगे आप। एप्लीकेशन सपोर्ट में हेल्प कर दूंगा कि बहुत जगह आप जारगन्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल आपके पास एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको। और यूनिवर्सिटीज़ में सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स चाहिए काफ़ी सारी में नहीं कहूँगा, कुछ एक में चाहिए, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो नहीं होते फिर, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और मैं जैसे आपको बोला कि कोई गारंटी मैं दे नहीं रहा किसी को, मैं प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर दूंगा। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इन सभी से, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़, देखो एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने भी अपना खुद से किया था, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक में एक ये रहता था कि एप्लीकेशन एडमिशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि प्रोसेस मेरा ठीक है या गलत है। किया मैंने खुद से है, सब कुछ खुद से किया, बट एक है ना अंदर से सुकून जो होता है ना, पीस ऑफ माइंड, वो नहीं था। इसलिए मैंने 6 कंट्री में एप्लीकेशन डाल रखे थे। मैंने इस्टोनिया में भी डाल रखा था, डेनमार्क में भी डाल रखा था, आयरलैंड से भी था मेरे पास एडमिशन, और कनाडा से भी था एडमिशन, और फ्रांस से भी था एडमिशन, ठीक है। तो वो जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द अटेंशन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। Okay, let me stop this.